अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज खान। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर और आज प्रोग्राम के आगाज़ में हम सबसे पहले बात करेंगे एक समुद्री तूफ़ान से मुताल्लिक जो कि बहरे अरब में बनने का खदशा जिसका जाहिर किया जा रहा है। तो जनूबी बहरे अरब में हवा का कम दबाव बन गया है जिसके सबब 10 या 11 जून को ये हवा का कम दबाव शिद्दत इख्तियार करके साइक्लोन बन सकता है और इस तूफान से सिंध, बलूचिस्तान की साहिली पट्टी, ओमान और भारतीय गुजरात को मुमकिना खतरे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। इस साइक्लोन का नाम बांग्लादेश के तजवीज़ करदा लफ्ज़ बाय परजॉय रखा जाएगा जिसका मतलब ही तबाही। बिल्कुल, लेकिन दुआ यही है कि ये तूफान तबाही हरगिज ना मचाए। उधर महकमा मौसमियात ने, अगर हम बात करें मुल्तान की, डीजी खान, बहावलपुर, स्वात, वजीरिस्तान समेत पंजाब और केपी के बाज़ अजला में बारिश की पेशगोई कर दी है और जनूबी पंजाब में जो गर्द आलूद हवाएं हैं वो चलने का भी इम्कान है। और इसके अलावा यौब, मूसा खेल, बार खान, किला अब्दुल्ला, डीलैया, भक्कर, मुल्तान, बहावलपुर और रहीम यार खान में भी बारिश का इम्कान है। सवात, कुरम एजेंसी, वजीरिस्तान, कोहिस्तान और बनू में गरज चमक के साथ बारिश नाज़रीन मतवक्के है। और जो सिंध के बेशतर अजला हैं वहाँ पर मौसम खुश्क और शदीद गर्म रहने की पेशनगोई की गई है और उधर कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश के इम्कान का इजहार भी किया जा रहा है। तो दूसरी जानिब जो मुल्क के बेशतर मैदानी इलाके हैं वहाँ पर यह कहा जा रहा है कि मौसम गर्म रहेगा, जबकि लाहौर में पारा 39 डिग्री तक जा सकता है। तो ये तो मुल्क भर में मौसम की सूरत हाल थी और उम्मीद यही कर रहे हैं कि जो तूफान है ये किसी भी मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित ना हो। तो हम बढ़ते हैं आज की टॉप स्टोरीज की जानिब। नई सियासी जमात और पुरानी सफबंदियां, खेल शुरू। तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान के खिलाफ बैनुल-अक़वामी मुहिम में मुलव्वस। सोशल मीडिया या विंग क्या काम करता है? पीटीआई के साबिक रुकन के होशरुबा इंकशाफा। और कॉस्मेटिक सर्जरी का बढ़ता हुआ रुझान भी होगा आज के शो का हिस्सा। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनके चंद एक साथियों की जिनको शायद अभी तक ये एहसास नहीं है कि 9 मई को किस किस्म के वाक़यात पेश आए हैं, ये कितना ख़तरनाक काम हुआ है और ये पाक फ़ौज पर कितना बड़ा हमला था। शायद ये सोचना भी उनके लिए महाल है। तहरीक इंसाफ तो शायद भुलाना चाहती है मगर फ़ौज के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए 9 मई के जो वाक़यात हैं उनको भूलना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होगा। 2 रोज़ कबल तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अज़हर ने सोशल मीडिया में अपने बयान में कहा कि तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकराती टीम पीडीएम हुकूमत के साथ बातचीत के लिए नहीं बनाई, बल्कि उनका जो असल मकसद है वो असल कुव्वतों से मुज़ाकरात करना। बिल्कुल, यानी कि जो इक़्तिदार की राह है वो तलाश करना है। और इससे तो यही हम समझ सकते हैं कि वज़ीर आज़म या शहबाज शरीफ, उन्होंने मुल्क में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से बयानात को गुमराहकुन करार दिया। और वज़ीर आज़म का ये भी बयान सामने आया है कि चेयरमैन पीटीआई की बैनुल-अक़वामी जो मीडिया कैंपेन है वो मुल्क के खिलाफ है, जिसमें वो पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का प्रोपेगेंडा करते हुए दिखाई दे रही हैं। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए मरियम नवाज की भी स्टेटमेंट आई है। वो कह रही है कि मुस्लिम लीग नून खत्म करने की कोशिश करने वाली जमात की जो किरची है वो भी नहीं मिल रही है। जो कहता था कि मैं अकेला ही काफी हूं, आज अकेला ही बैठा है। जबकि पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं अगर अदालत समझती है पीटीआई पर पाबंदी होनी चाहिए तो आगे उन्होंने खसकम जहां पाक वाली मिसाल भी दी है। तो इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया सीनियर तजियाकार एंकर पर्सन फवाद अहमद ने। फवाद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पीटीआई चेयरमैन अब खुलकर पाक फौज के खिलाफ बात कर रहे हैं, क़यादत के खिलाफ भी वो सामने आ रहे हैं और वो ये महाज बैनुल-अक़वामी मीडिया के सामने खोल रहे हैं। तो हर तरफ हम देख रहे हैं कि घेरा तंग किया जा रहा है, दीवार के साथ लगाया जा रहा है। इस मामले से उन्हें क्यों नहीं रोका जा रहा? अब आपको क्या लगता है वो क्या करना चाहते हैं? देखिए अनवार, बहुत शुक्रिया आपको नबिया का। मैं, अगर आप मुझसे पूछें इस सारे वाक़े के अंदर क्या चीज़ ने आपको जो है आपको तकलीफ दी, 9 मई के बाद पहली दफा और आया तो मैं प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए कोरकमंड हाउस यानी कि जिन हाउस था, मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैं कई दफा एयरपोर्ट से आते हुए, गुलबर्ग आते हुए कई दफा वहां से गुजरना हुआ, लेकिन मुझे कभी एहसास नहीं था कि मेरे उल्टे हाथ की तरफ एक कोरकमंड हाउस। कवरेज के लिए जब मैं वहां पहुंचा तो 2-3 चीजों ने मुझे बड़े अफसरदा किया। एक तो यह है कि दाखिल होते ही, हम जिस दरवाजे से दाखिल हुए वहां से दाखिल होते ही एक मस्जिद थी, बहुत सी गाड़ियां जरूर जली हुई थी, बहुत सा सामान जरूर जला हुआ था, लेकिन वो सारी चीजें
दुनिया के अंदर जो है वो बहुत से ऐसे हादसा होते हैं कि जिसमें नुकसान हो जाता है, चीजों का नुकसान हो जाता है, लेकिन कुछ चीजें आपको अफसरदा कर जाती हैं। एक मस्जिद थी, देखिए दो तरह की चीजें होती हैं, एक होता है जाय नमाज, जिसको जो है वो किसी जगह पर अगर चंद लोग मिलकर नमाज की जगह बना लें, उसको जाय नमाज की जगह करार दे दें, तो ये तब्दील हो सकती है, ये मस्जिद नहीं होती। लेकिन जो चीज एक दफा मस्जिद डिक्लेयर हो जाए, अमूमी तौर पर दीन इस्लाम के अंदर रुझान नहीं है कि उस जगह को तब्दील करके वहां पे कुछ और लाया जाए। तो ओल्ड मॉस्क के नाम से एक मस्जिद कोर कमांडर हाउस के बिल्कुल अंदर मौजूद थी, जिना हाउस के अंदर, जिसे शहीद किया गया। क्या शहीद करने वालों को, शीशे तोड़ने वालों को, पंखे जलाने वालों को, आग लगाने वालों को ये एहसास नहीं था कि वो किसी मस्जिद को आग लगा रहे हैं? इसी तरीके से जब आप जिना हाउस से बाहर निकले, वो जो रास्ता एयरपोर्ट से आते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मॉल ऑफ लाहौर की तरफ आता है, उस रास्ते के ऊपर शीशे के मुख्तलिफ साइन बोर्ड हैं कि जिनके ऊपर कायद मोहम्मद अली जिन्ना की मुख्तलिफ तस्वीर जो है वो आवेजा है। आज से नहीं है, काफी तवील अरसे से जो है वो वहां पर मौजूद है। उन तस्वीर को डंडे मारने वालों को, उन तस्वीर को तोड़ने वालों को क्या एहसास नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं? बुनियादी तौर पर यही आपके सवाल का जवाब है कि जो शख्स अपने लोगों को ये तालीम ना दे सके, अपने लोगों को ये इल्म ना दे सके, रियासत और सियासत अलग अलग है, उससे आप क्या तवक्का करते हैं कि वो दुनिया भर में पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग करें कि पाकिस्तान को कर्ज ना मिले? उससे आप क्या तवक्का करते हैं कि वो दुनिया भर के अंदर लोगों को ये दर्द दे के पाकिस्तान में? और फिर फवाद, जब इतने दिन गुजर चुके तो अभी तक खोलकर एक मर्तबा भी गालिबन मुजम्मत नहीं की गई चेयरमैन पीटीआई की जानिब से। अच्छा, जो अचानक ही मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई, इसका असल मकसद भी फिर असल कुव्वतों से मुज़ाकरात ही करना था। एक तरफ सानिहा 9 मई है और दूसरी जानिब मुज़ाकरात है, क्या कमेंट करेंगे आप? जिस शख्स की आप बात करनी है ना, ये वही शख्स है कि जब इसने लॉन्ग मार्च निकाला तो इसने सबसे पहले कंटेनर पे खड़े होकर ये कहा कि मुझे मुज़ाकरात जो है वो शहबाज शरीफ से नहीं करने, क्योंकि वो तो बूट पॉलिश करता है। बुनियादी तौर पे सियासत में सियासतदान ही आपका दोस्त होता है, सियासतदान के साथ ही आप सियासत करते हैं, सियासतदान से ही आपका मुकाबला होता है, आपका किसी और से मुकाबला नहीं होता। आपने इलेक्शन के अंदर सियासतदान को ही हराना होता है, उसी की पॉलिटिकल पार्टी को हजीमत देनी होती है, उसी की पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ शिकस्त देनी होती है। यानी कि आपका एक कुंबा है, ये आपकी बरादरी है, और अपनी बरादरी के अंदर ही इंसान जो है वो रहता है। अपनी बरादरी के अंदर ये तो नहीं हो सकता है ना कि कोई आदमी जाकर जो है वो जंगल में हाथियों के साथ रहना शुरू कर दे। ये तो नहीं हो सकता कि कोई आदमी जंगल के अंदर जाकर या बाजार के अंदर जाकर या मंडी के अंदर जाकर बकरों के साथ रहना शुरू कर दे। इंसान इंसानों के साथ ही रहता है, तो आप अपने जैसे लोगों के साथ ही रहते हैं। दोस्ती भी जब आप करते हैं तो आपके नजदीक वही लोग ज्यादा करीब होते हैं कि जो आपके ख्यालात से, आपके मामलात से, आपके रूटीन से, इन तमाम मामलात के हवाले से आपके कंफर्ट जोन के अंदर मौजूद होते हैं। तो अफसोस की बात यह है कि जिन साहब का तस्करा यहाँ पर हो रहा है वो शायद कभी सियासतदान थे ही नहीं, वो थे ही पैरा ट्रूपर। जब आप बहुत सारी सीढ़ियां क्रॉस करके एकदम किसी नतीजे पे, किसी जगह पर पहुंच जाते हैं, तो फिर आपको तकलीफ का एहसास नहीं होता कि सीढ़ियां चढ़ने की तकलीफ क्या होती है। अगर आप सोचें कि आपने एक बिल्डिंग की 20वीं मंजिल के ऊपर जाना है और आपको लिफ्ट, वहां जो एलिवेटर होता है वो आपको ले जाता है वहां पे, तो आपको क्या पता कि सीढ़ियों के चढ़ने की तकलीफ क्या होती है? आपको क्या पता कि मंजिल ब मंजिल चढ़ते चढ़ते जब इंसान ऊपर तक पहुंचता है तो उसका सांस भी फूल जाता है, उसका जिस्म भी शलोना शुरू हो जाता है, उसके जिस्म से नमकियात भी बहना शुरू हो जाती हैं। इन तमाम तकालीफ का अंदाजा तो उसे ही होता है कि जो सही रास्ते का इंतखाब करते हुए पैराट्रूपिंग के जरिए, यानी कि पैराशूट के जरिए या एलिवेटर या किसी लिफ्ट के जरिए जो है वो अचानक 20वीं मंजिल पर नहीं पहुंचा। तो जिन साहब का तस्करा हो रहा है उनकी सियासत भी ऐसे ही मरहूने मिन्नत रही है कांधों की, और कांधों के ऊपर चढ़कर मंजिल तक पहुंचने वाला कभी उस मंजिल जो है वो रास्ते के खारदार को, कांटों को, तकलीफ को, वहां पे बिछी हुई रेत की तपिश को नहीं महसूस कर पाता। इसीलिए वो चाहते हैं कि वो मुज़ाकरात किसी ऐसे शख्स से करें कि जिसका सियासत से कोई ताल्लुक ना हो। इसीलिए वो ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात करके इन तमाम कुव्वतों को बाईपास करके कि जो ग्राउंड के ऊपर मौजूद हैं वो इक़्तिदार की जो है वो बुलंदियों तक पहुंच जाए। ये बुनियादी तौर पर सोच ही गलत है। अगर ये आज तय कर लें, जिन साहब का तस्करा हो रहा है, अगर ये आज तय कर लें कि इन्होंने मुज़ाकरात करने हैं और उन मुज़ाकरात के अंदर उन्होंने जो है वो सियासी कुव्वतों के साथ बैठना है, तो यकीन कीजिए कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। सियासत के अंदर रास्ते, इम्कानात निकलने का नाम है, सियासत बंद गली का नाम नहीं है। जिन साहब की बात हो रही है
उनका काम ही है कि वो सियासत में अपने कारकुनान को, अपनी पार्टी को, अपनी क़यादत को बंद गली के अंदर लेकर आ गए हैं। सियासतदान ने रास्ते बनाने होते हैं, सियासतदान ने खिदमत के लिए रास्ते बनाने होते हैं, सियासतदान ने आवाम के दरमियान जाना होता है। फवाद, कल हमने देखा जिस तरह से मरीम नवाज की कुछ स्टेटमेंट सामने आई हैं, काफ़ी गर्जी बरसी हैं। वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून को कहा जा रहा था कि जमात ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म कर दिया जाएगा। जिस जमात की जानिब से कहा गया अब उसकी किरची भी नहीं मिल रही है। और इमरान खान यही कहते थे कि बार बार वो यही जिक्र करते थे कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ उन सबके लिए, और वो ये कह रही हैं कि वो अकेले ही रह गए हैं। साथ ही साथ वो ये भी कह रही हैं कि जो मुआशी प्लान है, जो मईशत है, तभी दुरुस्त होगी जब नवाज शरीफ वापस आएंगे। देखें जी, हर सियासी पार्टी का हक है कि वो अजम्पशन भी करे, वो ये तय भी करे कि किसने जो है वो इंतखाबात के अंदर क्या करना है, किस तरीके से कामयाब होना है। ये मरीम नवाज साहिबा का हक है। जाहिर है कि इस वक्त जिस सिचुएशन के अंदर वो हैं, उनके मुखालफिन जो है वो जेर दस्त है और वो बाला दस्त हैं। तो जब ये सूरत हाल हो तो जाहिर है कि बंदे को एहसास होता है कि कल मैं अपने वालिद के साथ जो है वो गिरफ्तार हुई लाहौर एयरपोर्ट से, कल जो है वो मेरी वालदा लंदन के अंदर जो है वो मौत हयात की कशमकश में थी और मैं गिरफ्तारी देने के लिए पाकिस्तान आ रही थी। तो ये तमाम जब मामलात आपके साथ गुजरे हों तो फिर आपको एहसास तो होता है ना कि जिन मुखालफिन ने, जिन लोगों ने इन तमाम मामलात को पेश करने के लिए, ये इन तमाम मामलात के ताने बाने मिलाने के लिए जद्दोजहद की, आज वो गुमनामी की तरफ जा रहे हैं, उनकी सियासत इख्तिताम की तरफ जा रही है, उनकी सियासत बंद गली के अंदर मौजूद है, उनके साथ उनका नाम लेवा इस वक्त कोई मौजूद नहीं है, वो तन्हाई का शिकार है। तो ये तमाम चीजें इंसान को एहसास दिलाती हैं कि जाहिर है कि सियासत के अंदर की जाने वाली गलतियां दूसरे के लिए किस कदर नुकसान है, उनके लिए कितना फायदे का सबब बनती हैं। ये गर्दिश एक जमीन की गर्दिश की तरह है, एक जगह दिन होती है, एक जगह रात होता है। तो आप समझ लें कि आज जो है वो उनकी मुखालिफ पार्टियों के ऊपर रात का अंधेरा है और उनके ऊपर दिन की जो है वो के साए महसूस होते हैं, सूरज की किरणें उनकी तरफ महसूस होती हैं। तो ये उनका हक है, लेकिन इसके ऊपर अगर तज्जिया किया जाए तो सियासत में कोई ना कोई भी चीज जो है वो हरफ आखिर नहीं होती। ठीक है, बिल्कुल सियासत में कोई चीज हरफ आखिर नहीं होती, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो सियासी माहौल है वो आने वाले दिनों में तब्दील होने वाला है। मुस्लिम लीग नून के जो काफी सीनियर रहनुमा हैं, उनकी जानिब से स्टेटमेंट सामने आ गई। ख्वाजा आसिफ हो गए, इसमें एहसन इकबाल हो गए, वो कह रहे हैं कि अगस्त में हुकूमत का ऑब्वियसली जो टेन्योर है वो फिनिश हो रहा है, फिर अक्टूबर में जनरल इंतखाबात हो गए। अब पीडीएम और मुस्लिम लीग नून अलग अलग स्टांस पे इस वक्त दिखाई दे रही है। पीडीएम इस वक्त सीट एडजस्टमेंट जाती है, मुस्लिम लीग नून की जानिब से कोई भी जेस्चर इस तरह का फिलहाल नहीं दिया गया। फिर दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जहांगीर तरीन वो लंदन फ्लाई कर रहे हैं, वहां पर भी इतलात सामने आ रही हैं कि अहम बातें होंगी, मुज़ाकरात होंगे, सीट एडजस्टमेंट के हवाले से वो बात करेंगे। तो कुछ तब्दीली आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में? देखिए, ये सियासत नाम ही इम्कानात का है ना, और जोड़ तोड़ का है। जैसे जैसे इंतखाबात के हम करीब जाएंगे, ये हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करने के लिए बस अब खत्म किया ही चाहती है। तो जैसे जैसे हम देखेंगे हम इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे सियासी जोड़ तोड़ भी होगा, आवाजें भी होंगी, इत्तेहादी भी आपस में एक दूसरे के खिलाफ हो सकते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बात भी कर सकते हैं। जहांगीर तरीन साहब जाहिर है कि माजी में वो ये काम किसी और के लिए करते रहे, अब वो अपने लिए कर रहे हैं। माजी में उनका कायद कोई और था, वो खुद कायद है, तो वो इस काम को करने के पहले भी जो है वो माहिर रहे। और पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि हमारी सियासत वैसे भी इलेक्टेबल्स की सियासत रही है। अगर कोई शख्स ये समझता है कि वो इंतहा का मकबूल हो चुका है और उसको वोट ऐसे पड़ना है कि जैसे किसी चोर को पड़ने वाले जूते हैं, तो ये उसकी गलती है। वोट इंसान को आमतौर पर हमने देखा गया है कि इंतखाबी सियासत मुख्तलिफ है, पॉपुलर सियासत मुख्तलिफ है। इंतखाबी सियासत के अंदर लोग ये देखते हैं कि कौन हमारी खुशी और गमी के अंदर आता है, कौन 24/7 हमें अवेलेबल होता है, कौन जो है वो हमारे घर का नलका ठीक करवाने के लिए आता है, कौन हमारे घर का जो है वो सीवरेज पाइपलाइन के लिए जो है वो अगर कोई उसके अंदर कोई रुकावट आ जाए तो उसको खत्म करने के लिए आता है। लोग बुनियादी तौर पर अपने बुनियादी मसाइल, अपने छोटे छोटे मसाइल, अपने मामलात की तरफ देखते हैं। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर लेजिस्लेशन या लेजिस्लेटर और बल्दियात को हमने कभी अलग किया ही नहीं है। हमारी उम्मीद ही होती है कि हमारा रुकन कौमी असम्बली भी वही सारे काम करे कि जो किसी बल्दियात के नुमाइंदे को करने चाहिए। और अमूमी तौर पर ये होता भी है। सड़कें बनवाने के लिए बजट हो, गटर की पाइपलाइन डलवाने के लिए बजट हो, यहाँ तक कि हमने देखा कि असद उमर साहब ने तो हैंडपंप का भी एक इफ्तिताह किया था इस्लामाबाद के अंदर। तो हमारी सियासत इन्हीं चीजों के गिर्द घूमती है और इन्हीं चीजों की वजह से इलेक्टेबल्स निकल कर आते हैं। और इलेक्टेबल से मुराद यही होती है कि एक ऐसा शख्स के जो अपने इलाके के अंदर किसी भी पार्टी के अंदर चला जाए, उसने जो है कामयाब होना है। आमतौर पर अगर कुलिया आप देखें तो 60-40 का ही कुलिया होता है। बाज जगहों पर 60% जो है वो जमात का वोट बहुत पॉपुलर होता है, जो भी सियासी पार्टी होती है उसका वोट पॉपुलर होता है, और 40% जो है वो इलेक्टेबल का वोट होता है। बाज जगह वाइस वर्सा भी होता है कि 60% इलेक्टेबल होता है और 40% के करीब पार्टी होती है। यही पाकिस्तान की सियासत के अंदर अगर आप
देखें तो कराची से लेके खैबर तक यही कुलिया है। कराची में थोड़ा सा कम है, बाकी पंजाब और KPK के अंदर यही कुलिया है कि बड़े बड़े खानदान या ऐसे लोग जो तवील अरसे से सियासत में वही कामयाब होते हैं। तो फवाद, आपको लग रहा है कि जो सीट एडजस्टमेंट है वो जहांगीर तरीन कर पाएंगे या काफ लीग कर पाएगी नून लीग के साथ, और अगर नहीं कर पाते तो मैक्सिमम जहांगीर तरीन या काफ लीग कितनी सीटें निकाल पाएंगे? क्योंकि जहांगीर तरीन का मुकाबला तो फिर PTI से, और उसका फायदा ग्रेजुअली हम देखेंगे कि वो तो फिर नून लीग को ही होगा। देखें जी, फायदा नुकसान तो जाहिर है कि हल्का बहल्का होता है। इस वक्त तक जहांगीर तरीन के इर्द गिर्द कहा जाता है कि 100 के करीब इलेक्टेबल्स मौजूद है, तो 100 इलेक्टेबल्स कोई कम नहीं होते और ज्यादातर का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। अब जहांगीर तरीन ग्रुप किसी पार्टी में जम होता है या नहीं होता, ये एक आगे जाकर सवाल मालूम होगा, लेकिन इस वक्त तक की जो सूरत हाल है आज 9:17 6 जून की, वो ये है कि जहांगीर तरीन साहब अपना एक अलग धड़ा बनाकर उसका एक अलग तर्जुमान भी होगा। एक पार्टी जिस तरीके से होती है वो अलग ब्लॉक बनाकर जो वो इलेक्शन के अंदर जाएंगे। इलेक्शन में वक्त बहुत थोड़ा रह गया है, तो अब जब इलेक्शन का अनाउंस होना है तभी जाके सीट एडजस्टमेंट का मामला आना है, तभी जाकर सामने आना है कि किसी ने किस हैसियत से इलेक्शन लड़ना है। लेकिन महसूस ये होता है कि अब इस वक्त जो हुक्मरान इत्तेहाद है या जहांगीर तरीन साहब हैं या मुनरिफ अरकान हैं या जो है वो मुख्तलिफ ऐसे लोग हैं जिनको हम इलेक्टेबल्स कह सकते हैं, उनका झुकाव इस वक्त हुकूमती पार्टियों की तरफ है। और हुकूमती पार्टियां इस वक्त इंतखाबी मैदान के अंदर किसी और के मुकाबले में ज्यादा बेहतर कंडीशन के अंदर महसूस होती है। जिस तरह से जहांगीर तरीन ग्रुप का जिक्र किया, बहुत एक्टिव हैं, मुज़ाकरात में मुलाकातें चल रही। पीपल्स पार्टी भी हम देख रहे हैं, आसिफ अली जरदारी की भी गुज़श्ता दिनों मुलाकात हुई, काफ लीग भी हमें गैर मामूली तौर पर मुतहरिक दिखाई दे रही है। आप समझते हैं कि आसिफ अली जरदारी पंजाबी पीपल्स पार्टी की दोबारा एंट्री करवाने में कामयाब हुए हैं? देखें जी, बहुत तवील अरसे से ये बात सामने आ रही है। जरदारी साहब खुद भी इसका इजहार कर चुके हैं मुख्तलिफ मौके के ऊपर कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी को अगला वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनवाना चाहते हैं जी। अब उनके पास जो ऑप्शंस हैं वो महदूद है पंजाब के अंदर। उनके पास ज्यादा जो जरखेजी है वो उनको जनूबी पंजाब से है, और आप देख रहे हैं कि जनूबी पंजाब की एक लिस्ट भी आई थी कि किन लोगों ने जरदारी साहब से मुलाकात की। सियासत में मुलाकातों की बड़ी अहमियत होती है, लोग गैर जरूरी तौर पे किसी के पास इस तरीके से आते जाते नहीं है। ये तो हो सकता है कि मौलाना फजलुर रहमान मियां नवाज शरीफ से, मियां नवाज शरीफ आसिफ जरदारी से, जरदारी साहब जो है वो मौलाना फजलुर रहमान से, ये आपस के अंदर मिले, सियासी हिकमत अमली के हवाले से बातचीत करें। लेकिन सियासत में मुलाकातों की टाइमिंग और मुलाकातों की का जो माहौल होता है उसका बहुत फर्क पड़ता है कि किसने किससे किस वक्त मुलाकात की। तो जरदारी साहब के पास जनूबी पंजाब के बहुत सारे लोग आए, लाहौर में उन्होंने डेरे डाले रखे हैं। लाहौर से भी वो कहते हैं कि हम नताइज को बेहतर करेंगे, और अगर यादाश्त को हम थोड़ा सा खंगालें तो याद आएगा कि जुल्फकार अली भुट्टो को कोई और लाड़काना का हल्का, शहदाद कोट का, कंबर का, सखर का, खैरपुर का, शिकारपुर का, दादू का कोई ऐसा हल्का नहीं था कि जहां से वो कहे कि मैं अगर खंबे को भी खड़ा कर दूं तो उसको वोट पड़ेगा। उन्होंने ये बात लाहौर के एक हल्के के लिए कही। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लाहौर के अंदर तवील अर्से तक बड़ी जो वो जड़ें मौजूद रही हैं, और बिलावल भुट्टो साहब के पास बहरहाल अपनी विरासत का, अपने नाना की विरासत का, लेगेसी का एक मौका भी है कि वो उस तमाम सूरत हाल को रिवाइव कर सकें, उस तमाम पॉलिटिकल कैपिटल को रिवाइव कर सकें, दोबारा जो है वो अपने हिस्से में ला सकें। ठीक है, लेकिन फवाद, जोड़ तोड़ का सिलसिला तो शुरू हो चुका है। जिस तरह से अब हम देख रहे हैं कि मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है, इस तमाम सूरत हाल में आप PDM का फ्यूचर किस तरह से देखते हैं? ये इकट्ठे रह पाएंगे या फिर इक़्तिदार के हुसूल के लिए इनमें आपसी लड़ाइयां भी देख रहे हैं आप? देखें जी, इलेक्शन के करीब ना नए इत्तेहाद बनते हैं, नए इत्तेहाद जो है वो पुराने इत्तेहाद जो है वो खत्म होते हैं। ये हकीकत है, पाकिस्तान की सियासत में ऐसा पहली मर्तबा नहीं होगा। किसी भी इत्तेहाद के लिए इलेक्शन की तरफ जाना बहरहाल एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। आपको याद होगा माजी में एक इत्तेहाद था मुत्तहिदा मजलिस अमल। उस मजलिस अमल के इत्तेहाद के अंदर भी कई जगहों पर जो है वो झगड़ा पड़ गया था। अगर छोटी सी एक आपको मिसाल दूं जिसको तमाम लोग समझ पाएंगे, उस वक्त की किंग्स पार्टी थी मुस्लिम लीग काफ, उसके अंदर आवाज लगती थी कि मियां अजहर साहब, जो हमाद अजहर साहब के वालिद हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म के कैंडिडेट होंगे। लेकिन मियां अजहर को सलमान बट साहब ने, हाफिज सलमान बट मरहूम ने लाहौर के एक हल्के से जो है वो शिकस्त फाश दी थी। सलमान बट साहब को मुस्लिम लीग नून की भी सपोर्ट हासिल थी, लेकिन सलमान बट साहब की जो पार्टी थी जमात इस्लामी, वो मुत्तहिदा मजलिस अमल का हिस्सा थी जिसका इंतखाबी निशान था किताब। लेकिन सलमान बट साहब जिस निशान पर जीते थे वो था सितारा। तो सितारे के निशान का मतलब ये था कि उनको अपनी जमात का टिकट नहीं मिल सका था, वो आजाद हैसियत से खड़े हुए थे। हो सकता है कि उनकी जमात उसके पीछे, और बल्कि थी उनकी जमात इस्लामी उसके पीछे थी, लेकिन मजलिस अमल का टिकट वहां से मौलाना अब्दुल वदूद को मिला था। ये एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ कि इंतखाबी इत्तेहाद जिस वक्त बनते हैं,
तो हर फर्द ये सोचता है, इलेक्टेबल्स उसकी पार्टी के अंदर भी होते हैं, बहुत से लोग नाराज होकर दूसरी पार्टियों के अंदर चले जाते हैं। अब पार्टी को यह देखना होता है कि उसके नजदीक इत्तेहाद कामयाब करवाना मकसूद है, इत्तेहाद के साथ चलना मकसद है, या जो है वो उसने अपने इलेक्टेबल्स की आवाज सुननी है। जाहिर है कि मैं जिस हल्के के अंदर रहता हूं, मैं कैसे चाहूंगा कि मेरा टिकट लेके किसी इत्तेहादी को दे दिया जाए। हर पार्टी के पास मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मुख्तलिफ कैंडिडेट होते हैं जो 4-4, 5-5 साल इस बात की तैयारी करते हैं कि हमने जो है वो इलेक्शन लड़ना है। तो ये एक ऐसी सूरत हाल बन जाती है आखिर में आके कि जिसके अंदर फिर पार्टी को डिसाइड करना होता है कि उसने इत्तेहाद की तरफ जाना है, उसने पीडीएम के साथ रहना है, या उसने जो है वो इंतखाबी मैदान के अंदर अलग लड़ना है, या उसने सिर्फ सीट एडजस्टमेंट के ऊपर करनी है। सीट एडजस्टमेंट का मतलब यही होता है कि आप ओपन होते हैं। इत्तेहाद का मतलब तो ये होता है कि आप मिलकर टिकटें तकसीम करते हैं। सीट एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि आप ओपन होते हैं कि कहां पर आप जो है वो बातचीत कर सकते हैं और किस मकाम के ऊपर आप बातचीत नहीं करना चाहते, आप आपस के अंदर इलेक्शन लड़ेंगे। तो अगर हम ये सोचें कि शायद ऐसा हो जाएगा कि हुक्मरान इत्तेहाद एक दूसरे के मुकाबले में इलेक्शन नहीं लड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। अभी जिस तरह की जो सिचुएशन है अभी फवाद, हम देख रहे हैं कि सानिहा 9 मई के बाद जिस तरह से पीटीआई साइडलाइन हो रही है और तोड़फोड़ का सिलसिला हुआ इंतखाबात में, तो मुश्किल ही दिखाई दे रही है। लेकिन दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की पोजीशन भी कोई इतनी स्ट्रांग नहीं है। इनके दौरे हुकूमत में, पीडीएम के दौरे हुकूमत में, जिसका मलबा सिर्फ मुस्लिम लीग नून को भुगतना पड़ा है। मुआशी बहरान भी हमने देखा, सियासी बहरान भी हमने देखा, इदारों पर भी हमले किए गए, महंगाई भी अपनी मुल्की सतह पर सबसे पीक पर हमने देखी। तो ये नवाज शरीफ भी अभी तक वतन वापस आने की कोई इतलात नहीं है। तो आप नहीं समझते कि मुस्लिम लीग नून के लिए भी काफी मुश्किल सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल मुश्किल सूरत हाल है। एक ऐसी पार्टी के जिसको 2018 के आम इंतखाबात के अंदर दीवार से लगा दिया जाए, उसके बाद उसकी एक हुकूमत आ जाए, हुकूमत भी ऐसी की जो 13 जमातों की जो है वो 2-2, 4-4, 5-5 और 10-10 सीटों के को जमा करने से बनी हो, तो बहरहाल वो एक मजबूत हुकूमत नहीं होती जिसमें इत्तेहादी जो है वो वज़रा हो, ट्रांसपोर्ट की वजारत किसी और के पास हो, जो है वो खारजा की वजारत कोई और संभालता हो, खजाना कोई और संभाले। तो इस तरीके से जब वजारतों की तकसीम हो, एक मुकम्मल हुकूमत ना हो, इत्तेहादी हुकूमत हो, तो इसी तरीके से उसने जो है वो कमजोर ही वर्क करना होता है। फिर माशी चैलेंजेस की अगर हम बात करें, मैं आज ही इस वक्त थोड़ी देर पहले ही वज़ीर पाकिस्तान का वो बयान पढ़ रहा था जिन्होंने अनकरा में दिया कि जी हमारी ख्वाहिश है कि IMF का जो प्रोग्राम उसका 9th रिव्यू जो होना था 30 जून को मुकम्मल होने वाला, वो हमारी ख्वाहिश है, बल्कि हमें उम्मीद है कि वो मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन अगर जमीनी सूरत हाल को देखें तो मैं कई लोगों से इस हवाले से बात कर चुका हूँ, जब स्टाफ लेवल मुआहदा होता है तो उसके बाद भी 1 महीना दरकार होता है IMF को तमाम चीजें बोर्ड मीटिंग करके किस रिलीज करने का। तो इस वक्त तक तो सूरत हाल ये लगती है कि IMF का जो प्रोग्राम, जो करंट प्रोग्राम था, जिसकी वायलेशन करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तेल की कीमतों के अंदर कमी की थी, वो प्रोग्राम तो शायद अब बरकरार ना रहे और 30 जून को उसकी मुद्दत खत्म हो जाएगी। हाँ, ये जरूर होगा कि बजट के बाद बजट में शायद कोई बहुत बड़ा ऐसा रिलीफ, अगर लोग समझते हैं कि इलेक्शन का बजट होने की वजह से उनको कोई रिलीफ मिलेगा, उनको कुछ सब्सिडीज मिलेंगी, तो सब्सिडीज मेरा नहीं ख्याल कि अब किसी तौर पर भी मुमकिन हो पाएंगी, क्योंकि IMF जो है वो सब्सिडीज, टारगेटेड सब्सिडीज के हक में तो है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या इस तरह के किसी मामले के जरिए सब्सिडीज दी जाए, लेकिन वो कभी इसके हक में नहीं है कि सब्सिडीज ऐसी ओपन दी जाए कि जिसके अंदर अमीर से लेके गरीब से लेके जो है वो इन तमाम ही लोग जो है वो मुस्तफीद हो सके। तो बजट की अगर हम बात करें तो बजट बहरहाल ऐसा बजट नहीं होगा कि जिसको हम अवामी बजट कह सकें, IMF का ही बजट होगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास IMF के अलावा कोई चारा नहीं है अपनी मईशत को बहरान से निकालने का। और अगर पीछे की तरफ आ जाए आपके सवाल की तरफ, तो शहबाज शरीफ साहब बहरहाल एक कमजोर वजीर आजम है, इत्तेहादी वजीर आजम अमूमी तौर पर ऐसे ही हुआ करते हैं, और इत्तेहाद भी कोई कम नहीं, 13-14 पार्टियों का एक इत्तेहाद हो, तो उनकी कमजोरी की वजह भी समझ में आती है। और जाहिर है कि उनकी पार्टी भी उतनी कोई मजबूत नहीं रही कि जिसको हम 1998 के अंदर 2/3 अक्सरियत और फिर 2018 के अंदर एक मुनासिब वाज़ेह अक्सरियत वाली पार्टी कहें। एक पार्टी कमजोर थी, उसके खिलाफ जो है वो बहुत से ऐसे काम हुए कि जिसकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं वो कमजोर हुई, अवामी मामलात के अंदर कमजोर हुई, आपस के इख्तलाफात की वजह से कमजोर हुई। शायद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल एक नया पाकिस्तान बनाने के लिए चले हुए रीइमेज करते फिर रहे हैं। दूसरी जानिब हम देखते हैं शायद खाकान अब्बासी वही है कि जो आज से कुछ अर्से पहले मियां नवाज शरीफ के नामजद करता वज़ीर आज़म थे। मिफ्ता इस्माइल वही है कि जिनकी वजह से हम IMF के सख्त प्रोग्राम के अंदर आज तक फंसे हुए हैं। तो ये सारी चीजें जो पार्टियों को कमजोर तो बहरहाल ठीक है, और मुस्लिम लीग बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है। बहुत शुक्रिया। सीनियर तजियाकार फवाद अहमद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा विदास।
वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब की नई सियासी गेम शुरू हो चुकी है। जरदारी और चौधरी शुजात ने बहुत कुछ तय कर लिया है और बहुत कुछ अभी बाकी भी है। तो आसिफ अली जरदारी ने 4 रोज पहले लाहौर में चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की थी, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने इलेक्शन के हवाले से पंजाब की जो पॉलिटिकल गेम है उसके मुख्तलिफ पहलुओं पर बात की। मौजूदा सियासी माहौल में इस मुलाकात को बहुत अहमियत दी जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही। और इस वक्त पंजाब की पॉलिटिकल गेम की बात की जाए तो बहुत सारे लोग इस वक्त एक्टिव हैं। फवाद चौधरी पीटीआई छोड़ने वालों से राब्ते में हैं। इसके साथ साथ जहांगीर तरीन ग्रुप भी सरगर्म है। फिर तरीन के जो करीबी साथी हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि पीटीआई छोड़ने वाले अरकान को साथ मिलाने की सेंचुरी मुकम्मल हो जाए। जरदारी, शुजात और जहांगीर तरीन और नून लीग समेत सब आपस में इस वक्त राब्ते में हैं और ये तमाम ग्रुप पीटीआई के बंदे इकट्ठे करने में सरगर्दा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, सियासी सब बंदियां और धड़ेबंदियां देखकर कुछ ऐसा लग रहा है कि सब ने अलग अलग ऑपरेशन शुरू कर रखे हैं और इस सूरत हाल में असद कैसर कह रहे हैं कि हुकूमत अगर माहौल ठीक करे तो वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है, जबकि असद उमर का ये भी कहना है कि जहांगीर तरीन से कोई राब्ता नहीं है मगर फवाद चौधरी से उनका राब्ता है। उधर पीटीआई छोड़ने वालों का सिलसिला रोजाना की बुनियाद पर ही जारी है। सिंध से पीटीआई के रुकने सिंध असम्बली वलीद शहजाद ने पार्टी छोड़ने और साबिक रुकने सूबाई असम्बली सबीन गुल ने भी सियासत छोड़ने और मुल्तान से टिकट होल्डर शाजिया अब्बासी ने तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया है। और उधर तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार रहनुमा महमूद रशीद को जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया गया है। मुल्क की सियासत का ये बहरान कब हल होगा, इस हवाले से मजीद बात करेंगे। सीनियर तजियाकार सुहेल वड़ाइच साहब ने हमें ज्वाइन किया। सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैनुल-अक़वामी मीडिया को मुसलसल इंटरव्यूज़ दे रहे हैं जिनमें 2 मकासद तो बड़े वाज़ेह हैं कि 9 मई के वाक़यात के बाद मुलजिमान को जो इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं उससे जोड़ा जा रहा है। दूसरा, आर्मी चीफ के खिलाफ जो महाज कायम करना है। तो हालिया इंटरव्यू में आपको क्या लगता है, इससे कुछ हासिल होगा या फिर उल्टा नुकसान ही होगा? अब मेरा ख्याल है कि ये पीटीआई की तरफ से ये आवाज़ या इंसानी हकूक़ की तंजीमों की तरफ से ये आवाज़ कि ये ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखा जाए, पीटीआई के वर्कर्स जो पकड़े गए हैं, मेरा ख्याल है बिल्कुल ये सही मुतालबा है। और पुलिस को और जो भी अथॉरिटीज़ जो हैं वो इस हवाले से मुल्ज़िमों को पकड़ रही हैं, उनको चाहिए कि फेयर ट्रायल दें और जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो जुर्म नहीं किया उनको छोड़ दें और जो है बिल्कुल जो मुलव्वस हैं सिर्फ उन्हें ही सज़ा देनी चाहिए। और दूसरी तरफ फ़ौज के ख़िलाफ़ जो बातें कर रहे हैं पीटीआई कि उन्हें सूट नहीं करती। अल्टीमेटली अगर उन्होंने इक़्तिदार लेना है या उन्होंने अगर जो है वो पाकिस्तान में पीसफुल पॉलिटिक्स करनी है तो अदारे से लड़ाई लेने से उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। या तो वो इतने ताकतवर हो कि इनकलाब ले आएँ, अदारों के ऊपर डोमिनेट कर लें, तो ऐसा तो लगता नहीं है कि ना उनके पास ऐसी फोर्स है ना उनके पास ऐसी तंजीम है। अच्छा सुहेल साहब, चेयरमैन पीटीआई पहले मुज़ाकरात से इनकारी थे, अब हुकूमत इनकारी है, इस खेल का अंजाम क्या देख रहे हैं आप? मेरा ख्याल है कि इस खेल का अंजाम मुज़ाकरात से ही होना चाहिए और इमरान खान को भी चाहिए कि फ़ौज से मुज़ाकरात के मुतालबे की बजाय सियासी पार्टियों से मुज़ाकरात करें। और हुकूमत को भी चाहिए कि वो ठीक है इस वक्त अपने आप को बड़ा तगड़ा महसूस कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी उसको मुज़ाकरात करने चाहिए, कल को वो भी कमज़ोर हो सकती है। सब सियासी सबबंदियां हम देख रहे हैं। जहांगीर तरीन की नई जमात है, पीपल्स पार्टी बहुत एक्टिव है, काफ लीग भी इस वक्त मुशावरत में मसरूफ है। आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है उसको बड़ा शदीद नुकसान पहुंच सकता है इस हवाले से? डेफिनेटली सबकी जो पीटीआई से निकलने वाले भी हैं और पीपल्स पार्टी वाले भी हैं, सबकी नज़र पीटीआई के वोट बैंक पे है। लेकिन जाहिर है वोट बैंक जो है वो इलेक्टेबल के साथ कुछ कम हो जाएगा, लेकिन पार्टी का वोट बैंक रहेगा। और जाहिर है पीटीआई के जिससे जो मुनहरिफीन है वो चाहते हैं कि पीटीआई का वोट बैंक मिल जाए लेकिन इमरान उसमें ना हो, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। वोट बैंक पीटीआई का नहीं इमरान खान का है और इसलिए जो इमरान खान को छोड़ेगा उसको पार्टी वोट बैंक नहीं मिलेगा। साहब हम देख रहे हैं कि दूसरी जमातों में जो शामिल होने वाले जितने भी लोग हैं, रहनुमा हैं, उनको इस वक्त क्या नून लीग नजर नहीं आ रही है? क्या नून लीग का किरदार आप समझते हैं कि आने वाले इंतखाबात में महदूद हो जाएगा और नून लीग का जो सियासी मुस्तकबिल है वो सिर्फ नवाज शरीफ की वापसी से वाबस्ता है? जी डेफिनेटली मियां नवाज शरीफ की वापसी के बगैर नून लीग इलेक्शन में नहीं उतर सकती। वही इसके बयानिए को लेकर चलेंगे और वही लेकर चल सकते हैं। वोट बैंक है भी नवाज शरीफ का, यहाँ पर्सनल कल्ट बड़ा ज़रूरी होता है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और आज जिस तरह इमरान खान के शख्सियत के साथ वोट बैंक है, इसी तरह नवाज शरीफ का भी वोट बैंक है। नवाज शरीफ ही आके कंपेन करेंगे तो नून लीग का मुस्तकबिल जो है
वो कुछ बेहतर हो जाएगा। और नून लीग का वोट बैंक है शहरों में, अभी भी जो बिजनेस क्लास है वो टूट के पीटीआई की तरफ नहीं गई थी। अब भी जो मिडिल क्लास है और लोअर क्लास है उसके लोग गए थे, लेकिन बिजनेस क्लास वहीं खड़ी थी। तो अगर बिजनेस क्लास के वोट को वो दोबारा आके मोटिवेट कर लेते हैं और उसके साथ इलेक्टेबल्स। लेकिन सुहेल साहब, आप क्या समझते हैं, जो बातें वफाकी वज़रा करते रहे हैं, माइनस इमरान खान की बात कर रहे हैं, पीटीआई को बैन करने की बात कर रहे हैं, उसी पर इमरान खान ये कह रहे हैं कि जो फौजी अदालतें बनाई जा रही हैं वो उन्हीं के लिए हैं कि उन्हें अब दूर रखा जाए इंतखाबात से। मेरा ख्याल है कि खान साहब को सबसे पहले तो ये करना चाहिए एक सियासी लीडर के तौर पर कि जितने लोग वायलेंस में मुलव्वस हैं उनको पार्टी से निकाल दें और उनसे बरीयत का ऐलान करें। कोई बात नहीं, ये नुकसान होते रहते हैं, बड़ी पार्टियां ये करती रहती हैं। यही गलती जो है एमकेएम ने भी की थी कि वो भी वायलेंट लोगों को ओन कर लेते थे। वायलेंट लोगों से अलहदगी करें, बेशक इसमें उनकी पार्टी का थोड़ा नुकसान भी होता है, लेकिन ठीक। अच्छा सुहेल साहब, ये बात तो तय है कि पाकिस्तान इस वक्त मुख्तलिफ महाजों पर मसरूफ है। IMF मुआहिदे में ज़रूरत से ज़्यादा ताख़ीर हुई है, फिर PTI के हक में अमरीका से बयानात, क्या ये सारा मामला इलाकाई सियासत का तेज़ी से बदलते हुए मंजरनामे से इसको जोड़ा जा रहा है? फिर अभी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने डॉलर में तजारत छोड़कर हमसाया ममालिक से जो बार्टर सिस्टम का मुआहिदा किया है, इसको खासकर आप किस तनाजुर में देखते हैं? ज़ाहिर है दुनिया तब्दील हो रही है। ज़ाहिर है एक हमारे पड़ोस में चाइना जो है वो भी कम्पीट कर रहा है सुपर पावर के तौर पर। चाइना और रशिया जो है वो इकट्ठे हैं अमेरिका के ख़िलाफ़, तो इसमें पाकिस्तान भी ज़ाहिर है लाताल्लुक़ नहीं रह सकता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान की बड़ी लॉन्ग स्टैंडिंग जो है रूट्स हैं वो अमेरिकन पॉलिसी के साथ रही हैं। हम अमेरिका और चाइना दोनों के साथ चलते रहे हैं। तो अब भी मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान को ये दोनों ऑप्शन जो हैं इन्हीं को मद्देनज़र रखना चाहिए, इन दोनों पे ही चलना चाहिए। किसी एक ऑप्शन पर, ना सिर्फ अमेरिका पर और ना सिर्फ चाइना पर इन्हिसार जो है वो गलत होगा। अगर सिर्फ चाइना पर इन्हिसार करेंगे तो हमारी सारा एजुकेशन सिस्टम, सारी तालीम सब अमेरिका, बरतानिया, यूरोप से वाबस्ता है, वहाँ से कट जाएंगे। और सिर्फ अगर अमेरिका पर इन्हिसार करेंगे तो पाकिस्तान की जो तरक्की है, जो चीन जिसमें बड़ा। बहुत शुक्रिया सीनियर तज्जियाकार सुहेल वड़ाइच हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपको लिए चलेंगे मिलिट्री कॉलेज जहलम, जो अपने ताबनाक माजी और रिवायत की वजह से सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट रेडी की गई है हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद से जावेद बलोच, उन्होंने इस रिपोर्ट को रेडी किया है। तो इल्मी हवाले से भी अगर हम बात करें तो अपनी 7 साला तारीख में जो मिलिट्री कॉलेज जहलम है वो मुल्क कौम की खिदमत में उसने बहुत अहम किरदार अदा किया है। जितने भी यहाँ से कैडेट्स निकलते हैं वो अपनी एक बड़ी अलग पहचान रखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशफाक परवेज कियानी, एयर चीफ मार्शल जुल्फिकार अली खान और नेवल चीफ एडमिरल अब्दुल अजीज मिर्जा जैसे बड़ी जो नाम हैं वो इस मिलिट्री कॉलेज जहलम से फारिगुल तहसील हुए। तो जावेद बलोच की ये खुसूसी रिपोर्ट आपके साथ शेयर करते हैं, आप भी देखिए। हम मौजूद हैं इस वक्त मिलिट्री कॉलेज सराय आलमगीर जहलम में, और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस मिलिट्री कॉलेज में एडमिशन का प्रोसीजर क्या होता है और यहाँ से फारिग तहसील होने वाले कैडेट्स जो है अपने वतन के लिए, मुसल्लह अफवाज के लिए और अपनी कौम के लिए क्या खिदमत सर अंजाम देते हैं, और कितने ऐसे कैडेट्स हैं जिन्होंने यहाँ से फारिग तहसील होने के बाद मुसल्लह अफवाज ज्वाइन की और अपनी जानों का नजराना जो है इस वतन के लिए पेश किया। आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या प्रोसीजर है, कितने कैडेट्स यहाँ पर ज़ेरे तालीम है और कितने साल आपको यहाँ पर रहना पड़ता है, और आपका जो रोल है, आपकी जो तालीम है, आपकी तरबियत जो है वो आपको क्या सिखाती है। आइए। मिलिट्री कॉलेज जहलम का संग बुनियाद 22 मार्च 1922 को किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल के नाम से रखा गया। 23 मार्च 1956 को इसने नए नाम मिलिट्री कॉलेज जहलम से अपने काम को जारी रखा। मिलिट्री कॉलेज जहलम ने अपनी 7 साल तारीख में मुल्क व कौम की खिदमत में बड़ा अहम किरदार अदा किया। अफवाज पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में इसके फारिग तहसील कैडेट्स अपनी अलग पहचान रखते हैं। मिलिट्री कॉलेज जहलम is one of the best institutes of Pakistan. It polishes and nourishes your skills and make you enough capable and comfortable to serve your Pakistan Army and your country. मुल्क को सर्व करने का जज्बा है, तभी हम यहाँ पर आए हैं और मुल्क के लिए जान भी देनी तो पड़ी तो पीछे नहीं हटेंगे। जैसे कि इस दायरे की तारीख में पहले 46 शुहदा दे चुके हैं, जान दे चुके हैं। इसी
तरह हम भी उनके नक्शे कदम पर चलेंगे और इस इदारे का नाम रोशन करेंगे। इस मादरे इल्मी के बहादुर सपूत मेजर अकरम शहीद सबसे बड़ा फौजी एजाज निशान हैदर अपने नाम कर चुके हैं। मादरे इल्मी के बहादुर सपूत 47 सितारे जुर्रत, 3 तमगे जुर्रत, 15 इम्तियाजी इसनाद, 4 विक्टोरिया क्रॉस जबकि 42 इजाजी शमशीर हासिल करके अपने इदारे का नाम रोशन कर चुके हैं। मिलिट्री कॉलेज जेहलम को पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल की नर्सरी की हैसियत से भी पहचाना जाता है। इस इदारे में फौज और सिविल मिलके न सिर्फ काम करते हैं बल्कि बहुत से कैडेट मुख्तलिफ इदारों में आला ओहदों पर खिदमत सरंजाम दे रहे हैं। मिलिट्री कॉलेज जेहलम जिसने इस मुल्क को आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ के साथ साथ शोहदा और गाजी दिए, ये कॉलेज आज भी अपनी ताबनाक रवायात का अमीन है। कैमरामैन जमीर कियानी के साथ जावेद बलोच, न्यू न्यूज़, मिलिट्री कॉलेज जेहलम। तो नाज़रीन, जावेद बलोच की ये बड़ी खास रिपोर्ट आपके साथ हमने शेयर की। हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम, जितने भी हमारे फौज के लोग हैं, बहादुर जवान हैं जो सरहदों पर तैनात हैं, आज भी मौजूद हैं, दिन रात वहां पर दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं ताकि हम चैन की नींद सो सकें। और सलाम उन तमाम माओं को जिन्होंने अपने बेटे इस मुल्क पर कुर्बान किए और उन तमाम शोहदा को हम ट्रिब्यूट और सलाम पेश करते हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं मिलिट्री कॉलेज जेहलम के हवाले से, तो जितने भी एजाज़ात हैं जो उनके नाम हैं वो भी एक हम देख रहे हैं बहुत लंबी लिस्ट है। और तो इस तरह के जो इदारे हैं, इस तरह के इंस्टीट्यूट हैं, वो मुल्क में और भी होने चाहिए। जिस तरह से एक बहुत बड़े बहादुर सबूत मेजर अकरम शहीद हैं, सबसे बड़ा फौजी एजाज़ निशान हैदर उन्हें मिला है, वो अपने उन्होंने नाम किया और उनका ताल्लुक भी मिलिट्री कॉलेज जेहलम से ही था। इसके साथ साथ जो मजीद जो मादर इल्मी के बहादुर सपूत हैं, 47 सितारे जुर्रत उन्हें मिले हैं, 3 तमग़े जुर्रत मिले हैं, 15 इम्तियाजी इसनाद मिली हैं, 4 विक्टोरिया क्रॉस मिले हैं, उसके अलावा 42 एजाजी शमशीर हासिल कर चुके हैं। तो बहुत ही ज़्यादा जो एजाज़ात हैं वो इस इदारे के पास मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो प्रोग्राम में नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और अब एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़, एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर करेंगे। चूँकि प्रोग्राम हमारा अनवार बड़ी तादाद में जो है ख़वातीन भी देखती हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि ख़वातीन के लिए भी कोई ना कोई सेगमेंट लाजमी डिज़ाइन करें, जैसे कि हेल्थ के हवाले से हम यूजली डेली बात करते हैं। तो आज का जो ये सेगमेंट अभी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये खासकर उन ख़वातीन के लिए जिनको मेकअप का बड़ा शौक है। अनवार, एक बात ख़वातीन बहुत परेशान भी हैं, वो परेशान भी रहती हैं। मेकअप बहुत महंगा हो चुका है और अब तो भारी भरकम जो टैक्स है वो मेकअप प्रोडक्ट्स पर आयद हो चुका है। बिल्कुल, तो इसका एक आसान हल निकाला गया है। जितने भी कॉस्मेटिक सर्जन होते हैं या जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, बाहर की डिग्रीज भी करके आए होते हैं, अब उसका आसान हल ये है कि आपको बहुत महंगा मेकअप खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेमी परमानेंट मेकअप जो है वो इंट्रोड्यूस हो चुका है। वेस्ट में तो बहुत ज्यादा हो रहा है, बट पाकिस्तान में किस तरह से काम करता है ये जैसे बाबी लुक होती है। फॉर एग्जाम्पल, अक्सर खवातीन कहती हैं कि काश ये मेकअप हम सुबह उठे तो हमारी लैशेज हो, हमारे लिप टिंट हो, हमारे चीक टिंट हो। ये प्रोसीजर है, ये तो एक्सपर्ट इसके ऊपर आई एम श्योर बता सकते हैं, लेकिन इस तरह के ट्रीटमेंट्स हैं, नहीं, मैंने सेमी परमानेंट मेकअप बिल्कुल नहीं कराया है, लेकिन खवातीन का जो रुझान है वो अब इसमें बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ऑब्वियसली जहां पर फायदे होते हैं वहां पर कुछ नुकसान भी होते हैं, लेकिन ये कि मुस्तकिल मेकअप जब कर लिया जाएगा तो उसकी वजह से शायद टाइम की बड़ी बचत होगी। डेली आपको उठकर तैयार नहीं होना होगा, टाइम सेविंग होगा बहुत ज्यादा। तो असदुर रहमान की एक रिपोर्ट है इस पर, वो देखते हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, आप सुबह सवेरे सोकर उठी हैं, सूरज की खूबसूरत किरणें खिड़की से छन छन कर आ रही हैं, चाय के कप में से भाप उठ रही है और एक चेहरा ताजगी और शादाबी लिए आपके सामने है, जो खुद आपका चेहरा है। ये बात आपको ख्वाबो ख्याल लगती है कि भला बगैर मेकअप के क्या चेहरा हसीन लग सकता है? जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है। मुस्तकिल मेकअप की तकनीक लोगों के इस ख्वाब को हकीकत में बदल सकती है। मुस्तकिल मेकअप में ये खतरा नहीं होता कि आप अपना लिपस्टिक खा जाएंगी और चोरी छुपे आपको रीटचिंग के लिए जाना पड़ेगा। मुंह धोने के बाद भी आपका ब्लश अपनी जगह रहेगा। क्रीम और पाउडर के लिए आपको बार बार दौड़ना नहीं पड़ेगा। खवातीन को आए रोज मेकअप की टेंशन रहती है, इसी परेशानी का हल लाहौर में तलाश कर लिया गया है। मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत जरूरी है कि आप सेमी परमानेंट मेकअप करवाएं। आपका रोज रोज मेकअप खरीदने का खर्चा बच जाएगा, एक ही दफा करवाएं और 2-3 साल आपके गुजर जाएंगे आराम से। औरतों के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वो आगे से आगे आए एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ और अपने आप के अपने स्किल्स को डेवलप करें और अपने लिए जो है वो वेन्यूज़ ढूंढें और
इस तरह से ना सिर्फ कंट्री की इकोनॉमी को, जो हमारी 50% वुमेन फोक है, वो कंट्री की इकोनॉमी में अपना रोल प्ले कर सकेंगी, बल्कि अपनी फैमिलीज़ के लिए पर्सनली भी अपने लिए जो है वो सेंस ऑफ अचीवमेंट और सक्सेस दे सकती हैं। ख़वातीन ने इनिशिएटिव्स ले रही हैं, इकोनॉमिकली जो बढ़ चढ़ के जो हिस्सा ले रही हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ जा रही है, तो मुझे बहुत खुशी होती है और मैं आई मेक श्योर कि मैं हर ऐसे प्रोजेक्ट इनिशिएटिव पे जाके उनकी हौसला अफजाई भी करूँ, उनको सपोर्ट भी करूँ और प्रमोट भी करूँ। ख़वातीन का कारोबार की जानिब आना एक बहुत खुशाइन काम है और बहुत इसका ट्रेंड बढ़ता हुआ जा रहा है, वो चाहे फैशन डिज़ाइनिंग वाले मामले में हो, वो चाहे सैलून के हवाले से हो। इनिशिएटिव है जिसमें ख़वातीन जो है वो अपने बनाव संघार के लिए आती हैं और ये एक मैं इसको इसलिए यहाँ पे इसकी लॉन्च पे आई हूँ कि एक शी इज़ अ यंग वुमेन हु स्टार्टेड इट और जिन्होंने बहुत छोटे पैमाने से काम शुरू किया घर से और अब वो एक एंटरप्रेन्योर बन चुकी हैं। टॉप नॉच डॉक्टर्स के साथ ये जगह खुली है और अंडर द सुपरविजन ऑफ ऑल फीमेल स्टाफ, सो इट्स अ वेरी गुड एंड वेरी नाइस एडिशन टू लाहौर। अब खवातीन एक ही बार मेकअप करवाकर काफी अरसा तक मेकअप से जान छुड़वा सकती हैं और मुस्तकिल खूबसूरत नजर आ सकती हैं। मुस्तकिल मेकअप करने वाले अफराद का कहना है कि इसमें किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। यंग ख्वातीन का इस फील्ड में आना इट्स वेरी जो पॉजिटिव साइन। मैं चाहता हूँ कि और भी ख्वातीन आए। इट्स अ वेरी ग्रेट service for the humanity and for our public. So all the procedures are very safe. So I don't think there is any kind of long-lasting effect. So there is a downtime to every procedure, but it's 24 hours to 48 hours. But everything is very safe and good for you. खूबसूरत नजर आना हर खातून की अव्वलीन तरजीहात में से एक है, लेकिन अगर इनको मुस्तकिल खूबसूरत नजर आने की ऑफर मिल जाए तो इससे बढ़कर खुशी की कोई बात हो ही नहीं सकती। कैमरामैन वकार शेख के साथ असदुर रहमान, नियो पाकिस्तान। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की है और इस रिपोर्ट के मुताबिक जो रिव्यूज हम लोगों को देख रहे हैं वो तो सेटिस्फाई नजर आ रहे हैं और काफी खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन शौहर खुश नहीं होंगे क्योंकि वो यहाँ पर हम उनको बता दें कि जिनकी बीवियों ने ये रिपोर्ट अभी देखी है तो घर में फरमाइश कर रही होंगी, तो जो शौहर हजरात हैं वो भारी भरकम चेक जो है वो इन प्रोसीजर्स के लिए साइड पे कर ले, तैयार कर ले। खूबसूरती भी उन्हीं के लिए है तो फिर वो मेरा ख्याल है शौक का कोई मोल नहीं है। बस फिर बाहर नाज़रीन प्रोग्राम में हेडलाइंस के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन इन नियो पाकिस्तान। तो नाज़रीन, सोशल मीडिया जदीद दौर का एक ऐसा हथियार है जिसने आते ही पूरी दुनिया को अपने कब्जे में कर लिया। सोशल मीडिया को बतौर टूल इस्तेमाल करने का पहला तजुर्बा पाकिस्तान में इमरान खान ने बड़ी कामयाबी के साथ किया और ये तजुर्बा निहायत कामयाब भी रहा। बिल्कुल, और तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम तहरीक इंसाफ का एक ऐसा हथियार रहा है और अब भी है जहां इमरान खान की तारीफ और मुखालिफिन के परखच्चे उड़ाए जाते हैं। तो गुज़श्ता कुछ अरसे तो हमने देखा कि ये गालम गलोच ब्रिगेड बन चुका है। डॉक्टर फरहान वर्क पीटीआई के सोशल मीडिया विंग का हिस्सा रहे हैं और उनका शुमार उन लोगों में होता है जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी, मगर ये गालम गलोच वाला ट्रेंड शुरू होने से पहले ही उन्होंने इसको खैरबाद भी कह दिया। बिल्कुल ऐसा ही है और फरहान ने चेयरमैन पीटीआई से मुतालिक बहुत सारे इंकशाफात किए हैं जो आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। वो ये कहते हैं कि जो इमरान खान है वो अपने हर गलत काम की जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देते हैं, जबकि फरहान का ये भी मानना है कि सोशल मीडिया हमारे मुआशरे के लिए खतरा बनता जा रहा है। कैसे, इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। डॉक्टर फरहान वर्क हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरहान, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। लोग तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं, आपने तो बहुत अरसा पहले इसको छोड़ दिया था, खैरबाद कहा था। क्यों कहा, कब, कैसे और क्यों आपको एहसास हुआ कि कुछ गलत हो रहा है? वालेकुम अस्सलाम जी, आपका बहुत शुक्रिया। दर हकीकत ये था कि तहरीक इंसाफ के साथ हमने जो एक सपोर्ट का सफ़र शुरू किया वो हमने एक ये नज़रिया रखा था कि पाकिस्तान में तब्दीली आएगी, पाकिस्तान का ये जो मौजूदा निज़ाम है इसको वो तब्दील करेंगे, बदलेंगे, पुलिस रिफॉर्म्स लाएंगे, कोर्ट रिफॉर्म्स लाएंगे और मेरिट के ऊपर पाकिस्तान में तकर्रियाँ होंगी। लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि 2018 में जब हुकूमत आई तो उस वक्त सबसे पहले जो मेरिट की धज्जियाँ उड़ाई गई वो तो वज़ीर आला पंजाब एक ऐसे शख्स को लगा कर किया गया जो कि तकरीबन 6 महीने से 1 साल पहले इस पार्टी के अंदर आया था।
तो ऐसे शख्स को जब आप वजीर आला बनाते हो, और मैंने बहुत से उस वक्त जो वफाकी वज़रा थे जो इनके साथ होते थे, उनसे ऐसे ऐसे वाक़यात भी सुने कि हमारे जो वजीर आला पंजाब है उनको नेस्काम और नेस्ले का फ़र्क तक नहीं पता। तो ये वो चीज़ें थी जिन्होंने हमारे जहन में काफ़ी शुकूक व शुबात खड़े कर दिए कि क्या ये लोग वाकई मुल्क को चलाने के अहल हैं या नहीं। फिर वक्त के साथ साथ अगर आप देखते जाएँ तो पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत जो एक सबसे बड़ा काम कर सकती है वो इदारों में रिफॉर्म्स लेकर आना है, पुलिस रिफॉर्म्स लेकर आना है, कोर्ट रिफॉर्म्स लेकर आना है, इदारों को मजबूत करना है। लेकिन तहरीक इंसाफ दौरे हुकूमत में हमें एक टेम्परेरी सोल्यूशंस तो नजर आते रहे, लेकिन जो एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस हैं जिन्होंने इस मुल्क को आगे लेकर चलना था, वो वाले सोल्यूशंस हमें बिल्कुल नजर नहीं है। इसके अलावा जो एक चीज सबसे बड़ी ये थी वो ये था कि जब भी हुकूमत के दौरान कोई भी वाकया होता तो खान साहब को हम देखते हैं कि उनका एक कंटिन्यूस ट्रेंड रहा है, और ये हुकूमत से पहले भी था कि हर चीज की जिम्मेदारी वो किसी ना किसी और शख्स के ऊपर लगा देते थे। अब इन्होंने मुकम्मल तकरीबन 3 साल 8 महीने इन्होंने हुकूमत की। इस अरसे के दौरान इलेक्शन कमिश्नर भी तहरीक इंसाफ ने खुद लगाया। इस अरसे के दौरान ये जो फौज के मुतल्लिक फैसले थे एक्सटेंशनों वाले, वो भी तहरीक इंसाफ ने खुद किए। इस अरसे के दौरान ये एक पेज पर भी रहे। इस अरसे के दौरान इनको हर चीज़ अच्छी भी लगी, लेकिन जब हुकूमत गई तो इनको इलेक्शन कमिश्नर से ही मसला हो गया, इनको आर्मी से ही मसला हो गया, इनको हर इदारे से मसला हो गया। इनको लगता है कि जी पुलिस भी हमारे साथ नहीं। मुझे ये बताएं कि अगर ये अपने दौर में पुलिस रिफॉर्म्स करते, पुलिस को गैर सियासी बनाते, तो क्या आज इनको इन हालात का सामना करना पड़ता है जिनको जो हालात इनको सामना करना पड़ रहे हैं? तो बात ये आ जाती है कि इधर उधर की बात ना कर, ये बता क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है कि हम तो इनसे सवाल करते हैं जिनको हमने वोट किया था कि क्या आपने निजाम बदलने के लिए वो कोशिशें की हैं जिनका आप हमसे पहले वादा करते रहते। ठीक है, लेकिन जो बात की जाती है आपके हवाले से भी यही कहा जाता है कि आप भी जहांगीर तरीन ग्रुप का हिस्सा थे। तहरीक इंसाफ के लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं, और ये तभी होता है जब आप पार्टी छोड़ते हैं। ये आपसे बेहतर भी कोई नहीं जानता होगा कि अगर आप पीटीआई ज्वाइन कर रहे हैं तो फिर तो आप नीट एंड क्लीन हैं, लेकिन अगर आप पीटीआई को छोड़कर किसी और ग्रुप की तरफ जा रहे हैं, किसी जमात की तरफ जा रहे हैं, आप बिल्कुल लाताल्लुकी का ऐलान कर रहे हैं, फिर सोशल मीडिया विंग के थ्रू ही जो कुछ किया जाता है, जिस तरह की अलकाबात से नवाजा जाता है, आप जानते हैं। तो यही उनकी तरफ से कहा गया कि जहांगीर तरीन ही आपको सपोर्ट करते थे, जहांगीर तरीन ही सारे खर्चे उठाते थे। जी ब्रदर, इस पर यह था कि जहांगीर खान तरीन साहब वो पहले शख्स थे जिन्होंने 2014 में जब तहरीक इंसाफ के साथ सोशल मीडिया का हमने सफ़र शुरू किया तो उन्होंने ही सोशल मीडिया टीम्स को इब्तिदा में देखा। और ये जहांगीर तरीन साहब सिर्फ हमारी सोशल मीडिया टीम ही नहीं, जो तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल सोशल मीडिया टीम है, उन्होंने उस टीम को भी शुरू से ही हमेशा से सपोर्ट किया। यहाँ तक कि वो जो ऑफिशियल सोशल मीडिया टीम थी, वो जब वज़ीर आज़म ऑफिस बैठी होती थी तो इब्तिदा में जहांगीर तरीन साहब ही उस ऑफिशियल सोशल मीडिया टीम को भी देखते थे। तो वो चूंकि पार्टी के एक कलीदी रहनुमा थे, उनका इस सारे मामले में एक किरदार भी रहा, और उन्होंने कोशिश की कि मैं अपने लेवल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिजिटल मीडिया के ऊपर जितना एक मजबूत पार्टी बना सकता हूं मैं बनाने की कोशिश करूं। तो उन्होंने हर तरीके से पार्टी की हिमायत की। लेकिन इसके ऊपर एक ऐसे शख्स के ऊपर इल्जाम लगा देना, यह भी मैं समझता हूं कि वही एक वो जो ट्रेंड है कि दूसरे के ऊपर ब्लेम शिफ्टिंग करने वाला, ये उसी की एक कंटिन्यूएशन है कि जहांगीर तरीन जब तक आपके साथ होते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं, जब आपके साथ होते हैं वो खराब हो जाते हैं। हालांकि इन्होंने अपनी हुकूमत के दौरान शुगर इंक्वायरी कमीशन बनाया और उसके दौरान मुकम्मल तहकीकात करके देख ली, लेकिन उनके खिलाफ ये कोई चीज नहीं निकाल सके। इन्होंने फिर यही सलूक अलीम खान साहब के साथ किया। और यही नहीं, अगर आप इस माजी में जाएं तो माजी में नजर आता है कि जो फौजिया कसूरी साहिबा थी उनका भी इस जमात के साथ क्या ताल्लुक था और उनके साथ बाद में क्या सलूक किया गया। उससे आप पीछे जाएं तो जस्टिस वजीर साहब थे, उनके साथ क्या सलूक किया गया। उससे पीछे आप जाएं, लेकिन डॉक्टर फरहान, यहाँ पर एक बात का क्रेडिट तो पीटीआई को देना पड़ेगा, उनके साथ क्या सलूक किया। एक बात का क्रेडिट तो पीटीआई को देना पड़ेगा कि सोशल मीडिया का, डिजिटल मीडिया का जिस तरीके से इस्तेमाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है, कोई और जमात उस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाई। कोई भी बयानिया हो, कोई भी क्लिप हो, कोई भी बात हो, वो बहुत अच्छे तरीके से वायरल करना पीटीआई खूब जानता है। किसी और जमात ने ये गुर नहीं किया या उस तरीके से सोशल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? जी देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि तहरीक इंसाफ की जो एक ओवरसीज सपोर्ट बेस है वो हम देखते हैं कि बहुत बड़ी है। अब वो जो ओवरसीज हैं वो टेक्नोलॉजी के लिहाज से और सोशल मीडिया की यूजेज के लिहाज से पाकिस्तानी जो यूजर्स हैं उनसे काफ़ी एडवांस थे। तो इन्होंने जो अपना इब्तिदा में एक ओवरसीज के ऊपर फोकस रखा, उसकी वजह से इन्हें काफ़ी एक एज हासिल हो गया। और दूसरा ये भी था कि मैं यही समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो हमारी बाकी रवायती सियासी जमातें थीं, उन्होंने इब्तिदा में सोशल मीडिया का काफ़ी मजाक उड़ाने की कोशिश की। और वो अक्सर मुझे याद है कि जब हमारे तहरीक इंसाफ के इब्तिदा के दिन थे तो वो कहती थी कि तहरीक इंसाफ सिर्फ एक सोशल मीडिया की जमात है, इससे ज़्यादा ये जमात कुछ नहीं सोच सकती। तो वो जो एक एटीट्यूड था, एक जो रेजिस्टेंस टू चेंज था उनका,
उसके जो असरात थे वो फिर उनके सामने आए कि वो उस तरीके से अपनी सोशल मीडिया टीम्स को डेवलप नहीं कर सकी। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता 1-2 साल में ये ट्रेंड काफी हद तक बदला है और जो जितनी भी सियासी जमातें हैं वो सब सोशल मीडिया के ऊपर भरपूर मेहनत कर रही हैं और अपनी अपनी टीम्स एस्टैब्लिश कर रही हैं। ठीक है, लेकिन फरहान अभी आप किस तरह से देख रहे हैं? हम देख रहे हैं बहुत सारी पाबंदियों का सामना करना पड़ा है पीटीआई को, पीटीआई चेयरमैन को भी। तो अभी भी बहुत से ऐसे अकाउंट्स एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर। अगर हम बात करें, ट्विटर की बात करें, तो वहां पर कोई भी टॉप ट्रेंड बनाना अभी भी उनके लिए कोई ऐसा मसला नहीं है। फेक न्यूज का तो मुकम्मल बाजार गर्म है। होता यह है कि तहरीक इंसाफ जहां पर आपको एज ए सियासी जमात आपको नजर आती है कि जी एक सियासी जमात का प्रोपेगेंडा फैल रहा है, वहां पर यह भी होता है कि जो सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स हैं वो भी ऐसी जाली चीजें प्रमोट करने में काफी अहम किरदार अदा करते हैं। ठीक है, अभी मैं कल ही की बात है कि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के जो हमारे साबिक़ा आर्मी चीफ हैं उनके मुतालिक एक वीडियो वायरल की जा रही है जिसमें एक अफगानी शहरी उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। मैंने आज सुबह जब उस वीडियो को तवज्जो से देखा तो आपको पता चलेगा कि 33 सेकंड और 55 सेकंड के दौरान उस वीडियो में ऐसा कट लगाया गया है जिससे लगता है कि वो वीडियो एक ही है, लेकिन दर हकीकत वो एक छोटे से क्लिप को लंबा खींचकर उसमें किसी ने ये बदजुबानी भर दी है जिसकी वजह से लगता है कि जी वो वाकई उनके साथ बदतमीजी हो रही है, हालांकि हकीकत कुछ और है। और इसी तरह से ही हो ये रहा है कि गुज़िश्ता 3-4 महीने के दौरान पाकिस्तान में ये जो फेक न्यूज़ हैं उसका इस कदर शदीद बाजार गर्म किया गया है कि उससे हमारी जो एक डिजिटल मीडिया इकोनॉमी है वो भी जुड़ चुकी है। अब क्या होता है कि जिस शख्स ने यूट्यूब पर व्यूज लेने हो, जिस शख्स ने सोशल मीडिया पर मकबूल होना हो, वो अपनी तरफ से ज्यादा फेक न्यूज और सनसनी फैलाता है और उसका नतीजा ये होता है कि उस शख्स को अपने यूट्यूब पर उसकी आमदनी बढ़ जाती है, उसकी सोशल मीडिया पर फॉलोइंग बढ़ जाती है, लेकिन पाकिस्तानी माशरे के ऊपर इसका एक मनफी असर होता है। और 9 मई को भी हमें यही चीज देखने को नजर आई कि जब लोगों ने इस कदर शदीद अफवाह साजी का बाजार गर्म किया कि मजबूरन हुकूमत को सोशल मीडिया बंद करना पड़ा। और अगर वो ये सोशल मीडिया बंद ना करते तो हम तो अंदाजा नहीं कर सकते कि इससे पाकिस्तान का कितना नुकसान हो सकता था। अच्छा, ये बताइएगा डॉक्टर फरहान कि आपके चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुलाकात भी हुई थी, किस तरह की हिदायत वो करते थे? जो उनके तर्जुमान रहे वो भी काफी नाजेबा गुफ्तगू करते रहे, बोल बातें करते रहे। दूसरी जानिब सोशल मीडिया फिर ब्रिगेड किसी को नहीं बख्शता था। आपको नहीं लगता कि कहानी के पीछे कुछ और लोग भी मुलव्विस हैं? खान साहब किसकी ज्यादा बात सुनते थे? कौन उनको कोई गाइड करने वाला था? जी देखिए, इस पर बुनियादी तौर पर यह होता था कि इस जमात में उन्हीं लोगों को इज्जत दी जाती है जो कि सबसे ज़्यादा गालम गलोच और बदजुबानियाँ करते थे। ये तो ऐसी चीज़ है जो कि मैं कोई अकेला नहीं कह रहा। पाकिस्तान के आप जिस सहाफ़ी से पूछ लें, जिस सियासतदान से आप पूछ लें, वो आपको यही बताएंगे कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साहब के साथ वही लोग ज़्यादा रहते हैं जो कि सबसे ज़्यादा बदजुबानी करते हैं। अभी भी हुआ ये है कि जब उनके ऊपर मुश्किल वक्त आया है तो वो लोग जो कि सबसे ज़्यादा ऐसे काम करते थे वो उनको छोड़कर चले गए। लेकिन ये तहरीक इंसाफ को सोचने की ज़रूरत है कि क्या मुस्तकबिल में भी वो इसी किस्म की सियासत बरकरार रखेंगे जिसमें लोग इस तरह से बदजुबानियाँ करते हैं और मुखालिफिन के ऊपर ज़ाती हमले करते हैं। क्योंकि ये जो पूरा एक माहौल बनाया जा रहा है पाकिस्तान में, इसको बुनियादी तौर पर अगर हम वो दुनिया की जो साइकोलॉजी की थ्योरी होती है लीडर्स की उसके हिसाब से देखें तो इसको अस वर्सेस देम मेंटालिटी कहा जाता है कि कुछ लीडर ऐसे होते हैं जो कि मुल्क को जोड़ते हैं और कुछ लीडर ऐसे होते हैं जो कि अपनी सियासत के लिए मुल्क को तकसीम करते हैं। यहाँ पर हमें जो एक एटीट्यूड जनरली नजर आता है वो अस वर्सेस देम मेंटालिटी का नजर आता है कि जो लोग हमारे साथ हैं वो बड़े अच्छे हैं, लेकिन जो लोग हमारे मुखालिफ नजरिया रखते हैं वो कोई बहुत ही करप्ट किस्म के और गलत किस्म के लोग हैं। और इस वजह से क्या होता है कि हमारे माशरे में आपने देखा होगा कि हालिया 3 से 4 साल में इस कदर तकसीम पैदा हो चुकी है कि आज से पहले पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता था कि लोग सियासी मुखालफत पर एक दूसरे के साथ जाती दुश्मनियां खड़ी करें या दूसरे के घर ना जाएं या उनसे रिश्तेदारियां तोड़ दें या उनसे दोस्तियां तोड़ दें। लेकिन अब पाकिस्तान में हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक ऐसा तशद्दुद पसंद ट्रेंड आ चुका है कि लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, एक दूसरे को मार पीट रहे हैं सियासत के पीछे। और हमें अब इस ट्रेंड को कम से कम खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोगों के दिल जोड़ें और ये जो अस वर्सेस देम वाली सोच है इनकी, उसको अब हमें एक्सपोज करना पड़ेगा। हमें लोगों को बताना पड़ेगा कि सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह होता है, लेकिन आप इसके पीछे अपने जाती ताल्लुकात ना जोड़ें और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें, क्योंकि हमारी बका ही इसी सूरत में है अगर पाकिस्तान मुत्तहिद रहता है। ठीक है फरहान, जिस तरह से डिजिटल मीडिया की हम बात कर रहे हैं जिसमें नंबर 1 पे तो यूट्यूब ही है, जिससे लोग बहुत पैसा भी कमा रहे हैं, वो सहाफ़ी हों, नए यूट्यूबर्स हों, व्लॉगर्स हों, लेकिन उसमें एक स्पेसिफिकली ये देखा गया है कि जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो भी एक बयानिया है उसको प्रमोट करता है, उनकी एक लाइन को टो करते हैं, उनको बहुत जल्दी सक्सेस मिल रहा है, उनको व्यूज़ बहुत जल्दी मिलते हैं, हज़ारों से मिलियंस में व्यूज़ चले जाते हैं, फॉलोअर्स बहुत जल्दी आ जाते हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं। तो ऐसा क्या है, ऐसा क्या ट्रेंड पीटीआई के पास है कि अगर उनका जो एक बयानिया है उसको सपोर्ट किया जाए तो फिर आप बहुत जल्दी पैसे कमा सकते हैं, एक बड़े व्लॉगर बन सकते हैं?
जी देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी चीज आ जाती है वो उनकी सपोर्ट बेस की आ जाती है जो ओवरसीज बैठी है। अब होता यह है कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो जो बाहर के लोग हैं, जब वो कोई अमेरिका से या बरतानिया से किसी के यूट्यूब चैनल के ऊपर देखता है तो उनको जो इश्तिहार दिखाए जाते हैं उसकी आमदनी पाकिस्तान के लोगों को जो इश्तिहार दिखाए जाते हैं उससे 10 गुना ज्यादा होती है। तो होता यह है कि पाकिस्तान में अगर कोई इश्तिहार देखने का मुझे 0.01 सेंट एक शख्स को मिलता है तो उसी शख्स का इश्तिहार जब अमेरिका में कोई शख्स बैठकर देखता है तो उसको 0.1 सेंट तक भी मिल सकता है। तो इससे क्या होता है कि सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स की भी कोशिश ये होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएं, और इस मकसद के लिए जब वो देखते हैं कि एक ऐसा शख्स है जिसकी वीडियोस यूएस, यूके या दूसरे ममालिक में देखी जा रही हैं और उससे उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी अपनी आमदनी बढ़ाने का मौका मिल रहा है। फरहाद, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये सब कुछ ऑर्गेनिक होता है या फिर इस पर भी पैसे लगाए गए हैं? इसका भी कोई फॉर्मूला है? जी नहीं, ये होता सारा मुकम्मल ऑर्गेनिक है, लेकिन इसमें जो एक चीज आ जाती है वो सेंसेशनलिज्म आ जाती है। सेंसेशनलिज्म का ये होता है कि तहरीक इंसाफ की चूंकि हिमायत के साथ आप मुख्तलिफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरियां जोड़ सकते हैं, आप लोगों को इश्तियाल दिला सकते हैं, आप लोगों में खौफ पैदा कर सकते हैं, आप लोगों में जज्बात भड़का सकते हैं। तो ये जो एक सेंसेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट की जाती है, इसका हमारे दिमाग पर वही असर होता है जिस तरह सिगरेट पीने का असर होता है। जब सिगरेट पीते हैं तो आपके दिमाग से डोपामीन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है जो कि आपको वक्ती तौर पर एक लुत्फ की फीलिंग देता है। यहां पर भी ये होता है कि जब आप लोगों में सनसनी फैलाते हैं, सेंसेशनलिज्म फैलाते हैं, तो उनके दिमाग से वही डोपामीन रिलीज हो रहा होता है। तो उनके जो ज़हनी हालत है वो ऐसी ही हो जाती है जिस तरह कोई शख्स सिगरेट पीता है और उसकी ज़हनी हालत होती है। तो इस वजह से ये लोग ज्यादा इन्हिमाक के साथ या ज्यादा तवज्जो के साथ ऐसा कंटेंट देखते हैं जो कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के ऊपर मबनी होता है, जिसमें इश्तियाल दिलाया जाता है, जिसमें लोगों में जज्बात पैदा किए जाते हैं कि जी मुल्क के साथ ये हो जाएगा, मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा, मुल्क टूट जाएगा, मुल्क के साथ ये होने वाला है, आप लोगों को उठना होगा, आप लोगों को लड़ना होगा। तो ऐसी बातें करके जो उनकी डोपामीन रिलीज की जाती है, इसकी वजह से वो लोग इन चीजों की तरफ मुतवज्जो होते हैं, लेकिन होता ये ऑर्गेनिक है। अच्छा डॉक्टर फरहान, आपसे ये जानना मैं चाह रही हूँ कि एक तवील अरसा हुआ है पीटीआई से आपको अलहदगी इख्तियार किए हुए, ये तमाम बातें जो आज की तारीख में आज जब आप हमारे साथ इंकशाफात कर रहे हैं, शेयर कर रही है, ये पीटीआई से अलहदगी के बाद आपने सब कुछ मीडिया पर आकर, सोशल मीडिया पर आपने क्यों हकायक शेयर नहीं किए? क्योंकि ये भी बात की जा रही है आपके हवाले से कि आपको लॉन्च करने के पीछे कुछ लोग हैं, कुछ ताकतें हैं, कुछ इदारे हैं, क्योंकि पीटीआई पर अब चूंकि बुरा टाइम आया है इसलिए सारी बातें खुलकर अब सामने आ रही है कि उनको मजीद नुकसान, डैमेज हो सके। जी देखिए, मैं आपको बताता चलूं कि मैंने आज से 7 महीने पहले सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो रिलीज़ की और इस वीडियो में मैंने अपने साथियों को यही पैगाम दिया कि आपने ये जो पाक फौज के खिलाफ एक नफरतों का बाजार गर्म किया है, इसका नतीजा यही होगा कि कल को मुल्क में अल्लाह ना करे लेकिन इराक और शाम की तर्ज के ऊपर हाना जंगी लग सकती है। मेरी वो वीडियो ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन उस वक्त हुआ ये कि मेरी उसी वीडियो के नीचे मुझे तकरीबन 1700 कमेंट मिले और वो जो 1700 कमेंट थे उनमें ज्यादातर गालियां थी। अब उस वजह से उस मौके पर मैंने परेशान होकर मेरी जहन में यही सोचा कि यार बेहतर यही है कि बजाय इसके कि बंदा इन लोगों को हिदायत करे, कोई अच्छे काम की हिदायत करे और उसके जवाब में उनसे गालियां खाए, बेहतर यही है आप खामोश हो जाओ और आराम से बैठ जाओ। लेकिन 9 मई के दिन जब मैंने देखा कि वाकईतन वही चीज हो रही है, पाकिस्तान में सिविल वॉर जैसे हालात खड़े करने की कोशिश की जा रही है, तो उस वक्त मेरे लिए सबसे अहम यह था कि मैं तहरीक इंसाफ के उन नौजवानों को बचाने की कोशिश करूं जो बेचारे अपनी क़यादत के पीछे गुमराह होकर इन फसादात का शिकार बनेंगे और कल को गिरफ्तार होंगे। और आज ऐसा ही हो रहा है कि आप देखते हैं कि तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो अपने हर लीडर के लिए तो आवाज बुलंद कर रही है, लेकिन वो आम वर्कर जो कि बेचारा गरीब आदमी है, जो कि अपने घर के लिए पैसे नहीं कमा रहा, वो इस वक्त जेलों में बैठा हुआ है और इन लोगों को उससे कोई ख्याल नहीं। इन्होंने हमले के अगले रोज ही उन लोगों से इज़हार लाताल्लुकी कर दिया था। तो जो एक आम वर्कर का इस्तेसाल होता है, मैं इसके खिलाफ खड़ा हूं और मैं इसीलिए 9 मई को वापस भी आया और इसके लिए मेरी चूंकि सारी एक फैन फॉलोइंग ही तहरीक इंसाफ की है, तो मेरे लिए सबसे आसान ये है कि मैं पाकिस्तान छोड़ के दुबई या किसी दूसरे मुल्क बैठ जाऊं और वही काम शुरू करूं जो कि इनकी अक्सर वीलॉगर्स और जो हमायती साफी हैं वो करते हैं कि जी इनकी हमायत शुरू कर दो, यूट्यूब से आपको ऑटोमेटिकली पैसा आ रहा होगा और लोगों को बेवकूफ बनाते रहो। लेकिन इसकी बजाय मैंने कोशिश की कि हम एक मुश्किल रास्ता चुने लेकिन दुरुस्त रास्ता चुने ताकि पाकिस्तान के नौजवानों को राह रास्त पर लेकर आए कि ये जिस राह पर आपको लेकर जा रहे हैं ये राह आपके लिए गलत है, आपको रियासत, पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान के साथ खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन फरहान आपने उस दौर में जो किया, कभी उस पर गुस्सा आता है, कुछ शर्मिंदगी महसूस करते हैं? क्योंकि अभी आप ही कह रहे हैं कि जो कुछ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया विंग करता रहा है वो गलत था, अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस खतरनाक प्रोपेगेंडे का शिकार हैं।
मैं यही समझता हूं कि हमने उस दौर में जो किया वो गलत था। देखिए हमारी एक जो नीयत थी, हमारी नीयत उस वक्त यही थी कि चूंकि तहरीक इंसाफ ने बड़े बड़े वादे किए हैं कि जी 2018 में हुकूमत आएगी तो हम जी पाकिस्तान को पेरिस बना देंगे, मुल्क का हुलिया बदल देंगे, मुल्क का नक्शा बदल देंगे, मुल्क में जी इनकलाब आ जाएगा। हम तो ये सारी बातें सुनकर हमने तहरीक इंसाफ की हिमायत की थी। लेकिन बात वही है कि 2018 में जब हुकूमत आई तो उसके बाद हमने इनको इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर जज करना था। आज भी अगर आप देखें सोशल मीडिया के ऊपर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट से या उनकी क़यादत की जानिब से एक भी दफा ये बात नहीं होती कि हमने जी अपने दौर में ये कारकर्दगी दिखाई, हमारे वज़ीर आला साहब ने ये कारनामे कर दिखाए, हमने इदारों में ये रिफॉर्म्स खड़ी की। आज भी क्या करते हैं कि वो वही जो एक डेमागॉग टाइप उनकी मेंटेलिटी बन चुकी हुई है उसके तहत वो ये शो करते हैं कि वो बड़े मजलूम हैं। मुझे ये बताएं कि दुनिया की कौन सी ऐसी रियासत में होता है कि आप रियासती इदारों के ऊपर खुद पहले हमले करें और उसके बाद आप ये दावे करें कि आप मजलूम हैं? आप हरगिज मजलूम नहीं। और ये जो इनके साथ हो रहा है, यकीन माने कल अमेरिका में ये जो अमेरिका में उन्होंने हमले हुए उनकी कांग्रेस के ऊपर, उसके बाद अमेरिका में सख्त तरीन सजाएं दी गई। पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि जी इसके बिल्कुल मुखालिफ ये अब कोशिश ये कर रहे हैं कि हम लोगों से सिंपैथी बटोरें, हम कोशिश करें कि हम लोगों को अपनी कारकर्दगी के ऊपर बात करने से रोकें और हम लोगों को इसी काम के ऊपर लगाए रखें कि जी हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे साथ जुल्म हो रहा है। और मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी ज्यादती है। अगर किसी भी सियासी जमात को अवाम से वोट लेने हैं, अवाम से सपोर्ट लेनी है, तो उस सियासी जमात को अपनी कारकर्दगी की बिना पर आगे आना चाहिए, ना कि ये कि वो हर वक्त रोते रहें कि जी हम मजलूम हैं। अब इनका मसला क्या है कि ये अगर इलेक्शन पर खड़े होते हैं और इलेक्शन हार जाते हैं ये तब भी मजलूम है, ये अगर इलेक्शन पे खड़े होते हैं और 2018 के इलेक्शन जीत जाते हैं ये कहते हैं हम तब भी मजलूम है क्योंकि हमें वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिली। और मैं आपको इससे आगे बताता चलूं कि अगर कल को इनको 2/3 अक्सरियत भी मिल गई तो भी इनकी मेंटेलिटी ऐसी हो चुकी है कि इन्होंने कहने कि हम मजलूम है क्योंकि हमें ये पार्लिमानी निजाम मिला, हमें सदारती निजाम चाहिए। सदारती निजाम मिल जाएगा तो हो सकता है कल को बोले हमें डिक्टेटरशिप चाहिए, क्योंकि ये सोच ही ऐसी बन चुकी है कि आपने हर वक्त दूसरों के ऊपर ब्लेम शिफ्टिंग करनी है और अपने कामों की जिम्मेदारी नहीं लेनी। ठीक है। लेकिन आप किस तरह से देख रहे हैं, जितने भी सहाफ़ी थे, सहाफ़ी ख़वातीन थी, उनके हवाले से बहुत ही नाज़ेबा ट्रेंड्स भी बनाए गए थे, तो ये कोई स्पेशल टीम थी जिसको असाइन किया जाता था इन कामों के लिए? देखिए बेसिकली क्या होता है कि तहरीक इंसाफ की दो तरह की टीम्स होती हैं। एक वो टीम होती है जो कि ऑफिशियल टीम होती है। ऑफिशियल टीम जो है उसके थ्रू ये अपना एक क्लीन इमेज पोर्ट्रे करते हैं, ये लोगों को दिखाते हैं कि जी हमारी ये ऑफिशियल टीम है, ये बिल्कुल गालियां नहीं देती है, बिल्कुल साफ सुथरी टीम है। लेकिन इसके साथ क्या करते हैं कि ये मुख्तलिफ किस्म की वॉलंटियर टीम्स बना देते हैं और वो जो वॉलंटियर टीम्स होती हैं उनको भी ऑफिशियल टीम की मुकम्मल पुष्पनाही हासिल होती है। और क्या करते हैं कि जो भी इस तरह किसी सहाफ़ी को ट्रोल करना होता है, किसी को टारगेट करना होता है, उसके लिए ये वॉलंटियर टीम्स को इस्तेमाल करते हैं और उनको हिदायत जारी करके उनको कहते हैं कि आपने फलां शख्स की किरदार कशी करनी है या फलां शख्स को ट्रोल करना है। तो ये बिल्कुल होता है, इनका पूरा इंटरकनेक्टेड मैकेनिज्म है। लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए एक और चेहरा होता है और पीछे जो एक चेहरा होता है वो कोई और होता है। ठीक है। इसी हवाले से हम मुस्लिम लीग नून की अब रहनुमा है उस्मा कारदार, पहले पीटीआई का ही हिस्सा थी। जब खान साहब और रेहाम खान का एक मामला चला था तो उस टाइम भी उन्होंने कहा था कि किरदार कुशी के लिए पीटीआई की जो सोशल मीडिया टीम है उसको ऑर्डर्स जारी किए गए थे और खान साहब के अपने वर्ड से कि ऐसी की तैसी फेर दी जाए। जी बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल ऐसा हुआ था और मैं भी उस दौर में चूंकि इनका हिस्सा था तो मैं इस चीज़ का गवाह हूं कि बिल्कुल ऐसे ही किया गया था। ठीक है, तो यानी कि जो करैक्टर असैसिनेशन है वो प्रॉपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करवाती रही है, अपने ही लोगों के खिलाफ भी जो उनको छोड़ के जाते रहे हैं। जी बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि इनकी अपनी हुकूमत के अच्छा, ये फ्रंट फुट पे डॉक्टर फरहान कौन हिदायत जारी करता था सोशल मीडिया विंग से? जिस तरह से आप हिस्सा थे माजी में, रेहाम खान के टाइम पर आप फिटनेस थे, तो डायरेक्टली आपको कौन इंस्ट्रक्शंस दिया करता था? कुछ विटनेस भी होंगे क्योंकि ऑब्वियसली इस इंटरव्यू के बाद या बहुत सारी बातें जो आप इंकशाफात कर रहे हैं, लोग एविडेंस मांगते हैं। पार्टी पॉलिसी है वो। जी देखिए, इस पर यह है कि तहरीक इंसाफ की जो मुकम्मल पार्टी पॉलिसी है वो तो इनकी क़यादत ही तय करती है। जो मर्जी क़यादत में बैठे हैं, रहनुमा खान साहब हो गए, उनके साथ ये जो सेकंड टायर लीडरशिप होती है ये सारे मिलकर तय करते हैं। और इस पे आप एविडेंस की मैं आपको क्या मिसाल दूंगी, ये तो ऐसे ही है कि जैसे अब उमर चीमा साहब हैं, उनके मुतालिक खान साहब खुद अपनी जुबान से किस कदर गलत अल्फाज इस्तेमाल कर चुके हैं। सलीम साफी साहब हैं, उनके मुतालिक खुद उनकी जुबान से क्या अल्फाज इस्तेमाल हो चुके हैं। तो एविडेंस तो आप तब मांगे जब आपको ये लगे कि जी ऊपर वाली क़यादत जो सी है वो बड़ी को साफ सुथरे अल्फाज इस्तेमाल करती है, ऊपर क़यादत के लेवल पर भी यही जुबान इस्तेमाल होती है। और उसके आगे फिर जो सोशल मीडिया टीम्स है उनके लेवल पर भी वही जुबान इस्तेमाल होती है कि सोशल मीडिया टीम ज्यादा से ज्यादा लोगों को टारगेट करें और उनको ज्यादा से ज्यादा। लेकिन हैरत की बात है कि डॉक्टर फरहान सब बेसिकली
जितनी भी सोशल मीडिया टीम या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग जो अब अलहदगी इख्तियार कर चुके हैं, उन तमाम बातों को जो आज गलत करार दे रहे हैं, किसी ने उस वक्त इन तमाम मामलात को गलत नहीं कहा, किसी ने आवाज उठाने की कोशिश नहीं की, किसी ने बात करने की कोशिश नहीं की। आज जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साइडलाइन किया जा रहा है तो सब बात कर रहे हैं, उस टाइम पे किसी ने भी गलत को गलत नहीं करार दिया। देखिए नबिया, इस पे वही चीज़ आ जाती है जो मैंने आपको एक डेमागॉग की थ्योरी बताई है कि पाकिस्तान में इस जमात में बिलखुसूस शख्सियत परस्ती हो। तो शख्सियत परस्ती में ये होता है कि जब भी आप किसी एक फ़र्द के ऊपर हल्की सी भी तनकीद कर दो जो कि पार्टी का मर्जी लीडर हो, तो उसके नतीजे में आपके साथ इस कदर सख्त रवैया किया जाता है कि कोई भी शख्स खौफ के मारे बोल नहीं सकता। मैं आपको बताता चलूं कि आज जितने भी तहरीक इंसाफ के रहनुमा अपनी जमात छोड़कर जा रहे हैं, ये लोग इस वजह से जमात नहीं छोड़ रहे कि इनके ऊपर प्रेशर किया जा रहा है, ये इनको कहा जा रहा है। बुनियादी वजह यह है कि ये सब लोग अपनी पार्टी पॉलिसियों से तंग थे। ये सब लोग जानते हैं कि हमारी पार्टी जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है हमें बस के नीचे फेंक देती है और खुद साइड पर हो जाती है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर आप हिस्ट्री उठाकर देख लें तो ऐसी लातादाद मिसालें मिलेंगी कि अक्सर औकात पार्टी खुद वर्करों से कोई काम करवाती थी और उसके बाद पार्टी खुद पीछे हट जाती थी। इसकी वाज़ेह मिसाल आपके पास 9 मई है जिसमें वर्करों को पहले आगे लगाया गया और बाद में उनसे ज़ारे ताल्लुक ही कर दिया गया। तो मुझे ये बताएं कि जब पार्टी अपने सीनियर लीडरान के साथ ऐसा सलूक करे, सिर्फ अपनी सियासत बचाने के लिए कभी फौजिया कसूरी साहबा के खिलाफ बातें करे, कभी जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ बातें करे, कभी लीम खान साहब के खिलाफ बातें करे, तो जो इनकी सेकंड टायर लीडरशिप है जब वो देखती है कि ये अपनी सियासत के लिए किसी को भी कुर्बानी का बकरा बना सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कुर्बानी का बकरा बन सकते। और इसी वजह से आप देखेंगे कि वो स्टांच पीटीआई सपोर्टर्स, ये लोग कोई जेलों से नहीं डरते। मैं नहीं मान सकता कि ये जो क़यादत आज पार्टी छोड़कर जा रही है ये जेलों से डरती है। इन लोगों ने तहरीक इंसाफ के साथ मुश्किल तरीन वक्त गुजारा है। इन्होंने लॉकडाउन देखे, इन्होंने 2018 से पहले का दौर देखा, तो ये लोग हर चीज बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं। ठीक है। लेकिन अब जब ये देख रहे हैं कि हमारी पार्टी क़यादत हमसे गलत काम करवा के हमारे साथ खड़ी नहीं होती, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरहान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और बहुत सारी बातें फैक्ट सामने हम रख रहे थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन इन न्यू पाकिस्तान। तो नाज़रीन, अगर आप हमेशा से ये समझते आए हैं कि कॉस्मेटिक सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी एक ही चीज़ के दो नाम हैं, तो आप अकेले नहीं हैं जो ऐसा सोचते हैं। ये बात तकनीकी तौर पर दुरुस्त नहीं है। कॉस्मेटिक सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी का आपस में काफ़ी अनवार करीबी ताल्लुक है, लेकिन ये एक ही चीज़ के दो नाम हैं। प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी के फ़र्क को भी समझेंगे, और प्लास्टिक सर्जरी किसी हादसे या पैदाइशी नुक्स की सूरत में भी की जाती है, और कॉस्मेटिक सर्जरी का जो मरकज़ी नुक्ता है वो आपकी ज़ाहरी शक्ल और सूरत को खूबसूरत बनाता है, चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाता है, जिस्मानी तनासब को दुरुस्त करके आपको पुरकशिश बनाता है। सर्जरी का जो बुनियादी मकसद होता है, इस हवाले से हम मज़ीद भी बात करेंगे। बिल्कुल, डॉक्टर नबीहा रहमान कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन हमारे साथ आज इन कॉन्वर्सेशन स्टूडियोस मौजूद हैं। डॉक्टर नबीहा रहमान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन न्यू पाकिस्तान। सबसे पहले तो हमारी नाज़रीन की आसानी के लिए आप बताइएगा जरा आसान तरीके से कि प्लास्टिक सर्जरी और जो कॉस्मेटिक सर्जरी है इसमें क्या डिफरेंस है। Thank you so much for inviting me to this forum. प्लास्टिक सर्जरी एक्चुअली एक स्पेशलिटी है और ये सर्जरी की एक ब्रांच है, और कॉस्मेटिक सर्जरी उसकी एक ब्रांच है। तो बेसिकली प्लास्टिक सर्जरी एक वाइड स्पेशलिटी है जिसमें ट्रॉमा सर्जरी है, बर्न सर्जरी है, पीडियाट्रिक सर्जरी है, क्लेफ्ट लिप पैलेट, ये सब कुछ, और कंजेनिटल एनोमलीज के लिए हम करते हैं। फिर ये कि कैंसर में जैसे बॉडी पार्ट रिमूव हो जाता है कोई, तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो कॉस्मेटिक इज पार्ट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। लेकिन कॉस्मेटिक में ये होता है कि कॉस्मेटिक सर्जरीज हैं जैसे फेस लिफ्ट है, जैसे नोज सर्जरी है, और लाइपोसक्शंस, बॉडी स्कल्पचरिंग, ये सारा कुछ आ जाता है इसके। ठीक है। तो बैरूनी ममालिक में तो जब हम देखते हैं, हम कुछ वीडियोस भी देखते हैं आजकल, जैसे कैन डॉल और इस तरह की वीडियोस बहुत हैं, तो वो तो जब दिखाते हैं तो बड़े एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। पाकिस्तान में कितना एक्सपेंसिव है और पाकिस्तान में ये करवाना कितना सेफ है? पाकिस्तान में जो भी डॉक्टर्स हैं वो कितने क्वालिफाइड हैं? देखिए, मैं आई एम अ plastic surgeon basically, but cosmetic surgery I do quite a lot. मेरी जो ट्रेनिंग है वो इंग्लैंड से है, मेरी प्रैक्टिस भी इंग्लैंड में है। मैं उधर भी मैं ट्रैवल करती हूँ बहुत, और वहाँ पर भी प्रैक्टिस करती हूँ, और लाहौर में भी। तो
एक्सपेंसिव जैसे आपने कहा कि ऑब्वियसली इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव बाहर से अगर आप करवाते हैं। इंग्लैंड में अगर आप करवाते हैं और यहाँ कराते हैं तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है। और जहाँ तक क्वालिफाइड डॉक्टर्स और सर्जन्स का ताल्लुक है तो मैं अपने सब पेशेंट्स को यही जनरली कहती हूँ कि आपको देखना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए सर्जन की पहले जाने से पहले, उनके रिव्यूज पढ़ने चाहिए और उनके बारे में आपको पूरी आगाही होनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी और फेस का मामला है। अगर आप किसी अनट्रेन्ड डॉक्टर या सर्जन के पास जाएंगे तो ऑब्वियसली अच्छा डॉक्टर नबिया, मैं बिल्कुल एग्री करूंगी। हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रोसीजर्स जो है वो प्रोफेशनल से नहीं करवाए जाते, खासकर खवातीन जो है अपनी खूबसूरती या ब्यूटी को लेके बहुत कॉन्शियस होती हैं। और अब चूंकि इसकी मार्केट भी हम देख रहे हैं कि है, लेकिन उसके बाद चेहरे में चूंकि प्रोफेशनल के पास नहीं गए तो बिगाड़ पैदा हो गया। चेहरे में बिगाड़ कब पैदा होता है, क्यों होता है, आप प्रोफेशनल के पास नहीं जाते, क्या यही एक मेन रीजन है? जी, सबसे बड़ी रीज़न तो आपने खुद ही बता दी है कि अब यहाँ आप देखें कि लाहौर में हर जगह, हर कोने में, हर गली में एक एस्थेटिक क्लिनिक खुल गया है। ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं है कि वो डॉक्टर ही उसको मैनेज कर रहा हो या उसको वहाँ पे ट्रीटमेंट कर रहा हो। और डॉक्टर की भी आगे कैटेगरीज हैं कि आप ट्रेंड हैं या नहीं। आप अगर सर्जरीज कर रहे हैं, इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, तो आपकी ट्रेनिंग भी है। मैं वही पूछना चाह रही हूँ कि हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे हम मेक श्योर करें कि दिस इज द राइट डॉक्टर फॉर अस। देखिए, आपको थोड़ा होमवर्क करना चाहिए। आपको उसके बारे में स्टडी करना चाहिए, इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, प्लस रिव्यूज पढ़ने चाहिए। क्योंकि एक बात मैं आपको बताऊं कि जो गूगल रिव्यूज होते हैं उनको आप चेंज नहीं कर सकते कभी, और गूगल रिव्यूज आर वेरी ऑथेंटिक। तो आपको गूगल रिव्यूज देखने चाहिए उस डॉक्टर के और उसके पेशेंट्स के, उनकी ये सारी चीजें आप होमवर्क करके जाएं। ये नहीं कि आप सिर्फ ये देखें कि वो डॉक्टर सस्ता कर रहा है तो मैं उसके पास चला जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा विंडो शॉपिंग हो रही है आजकल। मतलब लोग बेसिकली दे इंक्वायर, ये कितने का है, ये कितने का है, ये कितने का है। दे डोंट थिंक कि इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी जो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है। और अगर वो नहीं करेंगे आप सही तरह तो फिर ऑब्वियसली बैड रिजल्ट्स होते हैं। फिर वो प्लास्टिक या कॉस्मेटिक सर्जरी का नाम खराब होता है कि ये वो कराया था तो ये हो गया, बट दे शुड से कि हम उधर गए थे और हमारा ये प्रॉब्लम हुआ। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहली बात तो हमने कर ली कि डॉक्टर बड़ा अच्छा होना चाहिए, फाइन डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन हमने बहुत से एग्जांपल्स देखे हैं, बॉलीवुड स्टार्स हैं, पाकिस्तानी कुछ स्टार्स हैं जिनके ट्रीटमेंट खराब हुए हैं। तो वो तो शायद होमवर्क करके गए होंगे, जिस तरह का उनका बिजनेस है। तो क्या आप ये समझती हैं कि आपका जो फेस है या बॉडी है वो भी समटाइम रिस्पॉन्ड उस तरह से नहीं करती सर्जरी में? देखिए, ये सर्जरी है, सर्जरी इज अ सर्जरी। ठीक है। सर्जरी में मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई रिस्क नहीं होते, दे आर रिस्क्स एंड कॉम्प्लिकेशंस। और जब आप कंसेंट लेते हो एक पेशेंट से, स्पेशली बाहर अगर आप प्रैक्टिस करते हो, तो आप एक मोल भी रिमूव करते हैं तो आप पेशेंट को ये सब बताते हैं। मैं तो यहाँ पर भी बताती हूँ कि आपको स्कार होगा, आपको वूंड इन्फेक्शन हो